लिए सबसे पहले, जहां हम एल्कीन की प्रिपरेशन में डिहाइड्रेशन कर रहे थे। फिर मैं आज की क्लास शुरू करूं, टाइम भी हो गया। करिए नोट फटाफट, फिर स्टार्ट करें क्लास को। ये जहां पर आपने एलिमिनेशन E1 E2 की समरी लिखी थी, या जहां डिहाइड्रेशन चल रहा था, जो मैंने आपको डिहाइड्रेशन स्टार्ट कराया था, वहां पर मैंने लिखवाई थी ये बात कि सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स जो हैं, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल हमेशा आपको मैंने कहा था E1 देते हैं, राइट। साथ ही साथ अब एक बात और ऐड होती है, E1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी एल्कोहल पर तो जो है सो है, एल्कोहल के साथ साथ इन दोनों पर भी है। ये दोनों हमेशा E1 देंगे, एल्कोहल कोई भी ले आओ। समझ रहे हैं बात को? ये दोनों हमेशा E1 देंगे हीट के साथ, एल्कोहल आप प्राइमरी भी ले आओगे तो भी। सेम गोज, मैंने यहां पर ऑप्टिमम कंडीशन लिखी है, मैंने यहां पर मेन कंडीशन लिखी है E1 कब मिलता है। तो यहां तो आपको चलो वैसे भी दिक्कत नहीं थी, आप E1 ही समझ रहे थे इसको, यहां तो फाइट थी नहीं। मैंने यही कहा था लास्ट क्लास में, H2SO4 हीट, H3PO3 हीट, it is going to give us E1, no doubt. Problem comes when these three reagent also comes. ये reagents जो होते हैं, ये reagents आपके डिहाइड्रेटिंग होते हैं। दिस इज न्यू टू यू, क्लास 12th में आएंगे एल्कोहल चैप्टर में। बस एक ही लाइन लिखवा रही हूँ कि क्लास 12th में आप देखेंगे जो काम आपने H2SO4 और H3PO3 के साथ किया, क्या वही काम होगा? नहीं। एल्कोहल के साथ अगर आप ये तीनों में से कोई भी दे देते हो, E1 का कोई चांस ही नहीं है, फिर चाहे सेकेंडरी एल्कोहल हो। देखिए मैंने यहाँ अकेला एल्कोहल वर्ड लिखा है कि एल्कोहल कोई भी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। डीपीपी में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, जा चुका है आपके पास, कि मैंने शिफ्ट वाला एक क्वेश्चन दिया है जिसमें H2SO4 की प्रेजेंस में तो शिफ्ट हो रहा है, लेकिन वहीं पर POCl3 की प्रेजेंस में शिफ्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि POCl3 नो E1 एट ऑल, अब किसी जन्म में E1 नहीं दे सकता। तुम हीट ले आओ, तुम प्राइमरी ले आओ, तुम टर्शरी ले आओ, तुम कोई भी तूफान ले आओ, अगर ये रिएजेंट्स हैं, दे विल नेवर गो फॉर E1, दे विल ओनली गो फॉर E2। E2 मींस कोई कार्बोकेटायन का चांस नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। अभी मैं शिफ्ट शिफ्ट इसलिए बोलूंगी कि आपको याद रहे, हाइड्राइड शिफ्ट जैसी कोई चीज होती है, फिनाइल शिफ्ट होता है, रिंग एक्सपेंशन होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। धीरे धीरे मेरे क्लास टेस्ट्स में, आज के खासकर, और आगे आने वाले टेस्ट और डीपीपी में रीअरेंजमेंट वर्ड यूज किया जाएगा। एक चीज इधर से उधर शिफ्ट हो रही है, उसको आप रीअरेंजमेंट ही कहिए, ठीक है? तो रीअरेंजमेंट का मतलब यही शिफ्ट है। नोटेड ये चीज, लास्ट क्लास के नोट्स में जगह बनी हुई थी, वहां कर लिया नोट। आज की क्लास स्टार्ट करें। गुरतेज, आप आउट ऑफ स्टेशन है या किसी टूर्नामेंट में बचे? मैम स्कूल एग्जाम्स भी हैं और प्लस मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। ओके, ठीक है। यस मैम। चलिए, अब आप, आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं, और उस आज की क्लास के लिए आपको याद होगा लास्ट क्लास में क्या चल रहा था, ठीक है? पहले तो उस पे आते हैं। लास्ट क्लास में मैंने क्या शुरू किया था, 2 मिनट रुकना लिखने से पहले, ताकि आपको ये पता लग जाए कहाँ क्या लिखना है। जहां भी आज एक रिएक्शन खत्म होगा, उसके नीचे अगेन, जब एक पूरा हेडिंग खत्म होगी, उसके नीचे थोड़ी जगह छोड़िएगा, राइट? मेक दिस अ प्रैक्टिस 12th के लिए। आपने लास्ट क्लास में ये देख लिया था, एल्कीन सब्स्टिट्यूशन ना देके एडिशन देता है। तो मैं एक बार उसको और प्रॉपरली रिवाइज करा देती हूँ। तो लास्ट क्लास में सिर्फ आपको इंट्रो सा दिया था कि आपको पता रहे, मेंटली प्रिपेयर रहे आप लोग क्या करना है। चाहे हम हाइड्रोजिनेशन और हेलोजिनेशन कर चुके थे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हेलोजन कर लिया था, जिसमें Br2 विद CCl4 किया था, और ब्राउन कलर डीकलराइजेस, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, हल्की फुल्की बात हो गई थी। ये दोनों रिएक्शन जितनी बात करने लायक थे, उतनी बात कर ली गई थी। लेकिन इसको थोड़ा और बेटर वे में मैं दिखाना चाहती हूँ। हाउ डज पाई बॉन्ड लुक, आपको सब पता है, लास्ट क्लास में कर लिया था, जस्ट दोबारा बात करके याद करवा रही हूँ। आपको पता है पाई बॉन्ड क्या है? देखिए पाई बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला आप देखिए तो पाई बॉन्ड जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर पाई बॉन्ड एक्सपोज्ड है दोनों साइड। ये अबाउ द प्लेन भी एक्सपोज्ड है, बिलो द प्लेन भी एक्सपोज्ड है। अगर आप देखें दोनों साइड से एक्सपोज है। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, अब भाई इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों आया? ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड, बट लेट्स रिटेन इट। न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं आया अटैक करने? व्हाई यू आर चूजिंग इलेक्ट्रोफाइल? क्योंकि जिस दिन हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जीओसी में कर रहे थे, हमने उस दिन बात की थी पाई बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर है। 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ पड़े हुए हैं एक जगह पे, तो इट इटसेल्फ इज अ गुड सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर।
ये खुद एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो इसकी तरफ न्यूक्लियोफाइल भेजोगे तो रिपेल होके वापस आ जाएगा। इसकी तरफ मुझे कौन भेजना पड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर जाएगा तो उसकी तो बल्ले बल्ले होगी, उसको ऊपर से भी अटैक करने का ऑप्शन मिल रहा है, उसको नीचे से भी अटैक करने का ऑप्शन मिल रहा है, दोनों साइड से पाई बॉन्ड एक्सपोज्ड है। ऐसा किसी सिग्मा बॉन्ड के साथ नहीं था, क्योंकि वो तो नोडल प्लेन में ही था। तो अटैक फ्रॉम बोथ साइड, अबव एंड बिलो, इसीलिए इस एडिशन रिएक्शन को आज एक शब्द और जोड़ा जाएगा। दिस इज नॉट एडिशन रिएक्शन ओनली, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो स्टार्ट करता है उसके नाम पर मैकेनिज्म होता है। आपने एल्केन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा कि नहीं? एक फ्री रेडिकल ने आके एक और एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट किया। अब आप 12th में पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अगली ही क्लास या इसी चैप्टर में नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लिसन केयरफुली, सब्स्टिट्यूशन 3 आ गए आपके पास, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक 12th क्लास में, इलेक्ट्रोफिलिक इसी चैप्टर में। यानी 3 सब्स्टिट्यूशन है तो फिर 3 एडिशन भी होंगे। कौन कौन से? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पता नहीं कब आएगा, जब आएगा देखेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। सेम गोज शायद फॉर एलिमिनेशन, जब आएगा तब देखेंगे। तो आपको एडिशन रिएक्शन कह देने से अब जान नहीं छूटेगी, आपको इसका सही नाम, पूरा नाम देना पड़ेगा। इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये हो चुका था। बट अगर अब मेरे से कोई रैंडमली पूछे, आप नोट कर सकते हैं इसको, कोई मेरे से रैंडमली पूछ ले एल्केन ज्यादा रिएक्टिव के एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव, रैंडमली, नॉट अंडर सम अटैक, कि भाई आप दे क्या रहे हो, आप ये नहीं पूछ सकते मुझसे। आप Cl2H न्यू दे रहे हो तो एल्केन रिएक्ट करेगा, आप ये दे रहे हो तो ये रिएक्ट करेगा, नहीं। एक रैंडम क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एल्केन ज्यादा रिएक्टिव की एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव? एनीबॉडी? क्यों? ज्यादा अनस्टेबल है, और कुछ सोचो। क्योंकि उसके पास एक ऐसा बॉन्ड है जो ज्यादा एक्सपोज्ड है टू बी अटैक्ड। एजेंट जो मांगो वो हम दे रहे हैं, फिर भी एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि उसके पास एक्सपोज्ड बॉन्ड है। नाउ यू कैन राइट इट। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हमारा चल रहा था, उस कैटेगरी में 2 रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आई एम नॉट डिस्कसिंग देम अगेन। अब आ जाते हैं, और किसी को भी लगे कि नहीं हमें पहले समझना है तो प्लीज फील फ्री, पहले समझिए, आई विल वेट फॉर इट्स राइटिंग। मेरे पास आज सिर्फ एल्कीन खत्म करने का टारगेट है, किसी ने ऑफेंड किया तो एल्काइन स्टार्ट करा दूंगी। मेरे पास जो जितना मैं सोच के आई हूं, मैं सिर्फ उतना ही कराने का टारगेट लेके आई हूं। तो एल्कीन जितना हो सकेगा खत्म। सो अब तीसरा कैटेगरी आती है। देखिए 2 कैटेगरी जो मैंने आपको करवाई थी, उसमें मैंने एक तो ऐड करवाया था H2, सिमेट्रिकल है, दोनों H है। एक ऐड करवाया था मैंने हेलोजन X2, दोनों सेम है, कोई फाइट ही नहीं थी, कहीं पे भी कोई भी लगा दो, फर्क ही नहीं पड़ना था। लेकिन अगर आप कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट देते हैं जैसे कि HX, तो फाइट मेरे को यहां थोड़ी बहुत मिल जाती है। किस पे H लगाओगे, किस पे X लगाओगे, नहीं हो रहा छोटा, चलो ऐसे ही काम चलाते हैं। किस पे H लगेगा, किस पे X लगेगा, आगे आने वाले और रिएक्शंस के लिए भी सेम होगा। तो अब मैं बोलूंगी कॉपी एज प्रीवियस, सिर्फ एक लाइन लिखूंगी, कॉपी एज डन। तो अब समझिए, जैसे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट HX में मैंने सबसे पहले कौन लिखा है बच्चों? HBr, सबसे ज्यादा आपको HBr मिलने वाला है। उसके बाद देखिए कौन कौन लिख दिए, HCl, HI, HF लिख सकते हो चाहो तो, बट थोड़ा ज्यादा हो रहा था इसलिए नहीं लिखा। HF के रिएक्शन मिलते नहीं है यूजुअली, बट स्टिल लिख सकते हो। HCN, मेरे को ये 12th में दोबारा नहीं लेना कि HCN कैसे ऐड होता है डबल बॉन्ड पे। HOH अगला रिएक्शन होगा, एडिशन ऑफ वाटर, आई एम कवरिंग इट हियर आल्सो। तो जो भी तुम रिएजेंट दे रहे हो, अगर ध्यान दो इन रिएजेंट्स में सब में इलेक्ट्रोफाइल को मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। इन सबका इलेक्ट्रोफाइल टूटेगा, जाएगा और किसी भी एक सी पे लग जाएगा। अभी टेंशन नहीं है क्योंकि मैंने एल्कीन भी सिमेट्रिकल लिया है, मैंने बताया ही नहीं है यहाँ पर क्या लगा है, तो एज्यूम कर लो HHH लगा होगा, या CH3 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 लगा होगा, जो मना है एज्यूम कर लो। तो कोई टेंशन ही नहीं, किसी एक पे भी H लगा दो, किसी एक पे भी Cl लगा दो। तो अभी थोड़ी देर में या टेस्ट में या DPP में इन सब में से कोई भी आए तो कहना मत हमने कवर नहीं किया, हमने एक साथ कवर करके चल रहे हैं। यानी अब ये रिएजेंट की लिस्ट बढ़ती जाएगी, अब कितनी भी लंबी हो जाए। कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट दीजिए, उसमें से सबसे पहले चुन लो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, बस।
एक कार्बन पे वो लगाना है, दूसरे कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल लगाना है, क्लोज। मेन ये काम है। तो अगर ये रोड मैप समझ आ गया हो, यहां सिर्फ ये बताने की कोशिश की इस रिएक्शन को इनिशिएट करने का काम किसका था, इलेक्ट्रोफाइल का। तो ये स्लाइड इतनी ही है, अगर कोई नोट कर रहा है तो मैं वेट कर रही हूं कि मेरे को सिर्फ एजेंट जो आप दोगे सबसे पहली, बहुत ललचाएंगे, बहुत कंफ्यूज करेंगे, आपने सिर्फ एजेंट के अंदर इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है, पहला काम। आधी लड़ाई तो हम यही जीत लेंगे अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल सही ढूंढ लिया, उसी में ट्रिक देंगे आपको। मैकेनिज्म, तो नेक्स्ट स्लाइड इज फॉर आई होप मैकेनिज्म। हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखने वाले हैं। आई सजेस्ट पहले समझ लेना, उसके बाद आपको लगे तो आप अपनी वजह से अपने लिए उसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहोगे तो वो भी कर लोगे। दिख रहा है सबको, एवरीबॉडी? सो अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का अगर मैं मैकेनिज्म देखूं तो क्या है, ये 2 स्टेप है एडिशन रिएक्शन का, ये वाला मैकेनिज्म जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक वर्ड लिखा है मैंने, दिस इज 2 स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है पाई बॉन्ड का टूटना। पाई बॉन्ड का टूटना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम रिएजेंट, जीओसी बता रही हूं आपको, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पढ़ा था, एक लाइन में बता दिया था मैंने कि इससे ज्यादा कुछ मैं बता नहीं सकती, जब आएगा तब बात करेंगे। कोई एजेंट इसको अटैक करने आ रहा है, आपने इसको HBr दिया तो उसका इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो गया H+, किसको देख के ललचा के ये प्रोड्यूस हो गया, निकल पड़ा। इसको दिख रहा है ना, यहाँ पाई बॉन्ड है एक के पास, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, उसको देख के H+ निकला और इधर आया। इस H+ के चक्कर में पाई बॉन्ड 2 तरीके से टूट सकता है, वन इज ब्लू एरो, अदर इज पिंक एरो। कि अब लड़ाई ये होती है भाई, एल्कीन सिमेट्रिकल तो नहीं है, ये पाई बॉन्ड टूट के इस वाले कार्बन पे जाएगा कि ये पाई बॉन्ड टूट के इस वाले कार्बन पे जाएगा, दैट इज व्हाट मैकेनिज्म सजेस्ट मी। तो दोनों को करके देख लेते हैं, फिर बात करेंगे कौन सा मेजर होगा। हमेशा आपको दोनों बनाने हैं जैसे आपने पिछले रिएक्शंस में किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पिक पिंक एरो। अगर ध्यान से, यहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये पूरा बॉन्ड टूट के पिंक एरो जो है गया CH पे। बॉन्ड का टूटना मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से इस पे क्या आया होगा चार्ज, नेगेटिव, और प्रोटॉन को तो चाहिए यही था, तो प्रोटॉन किस पे लग गया, बीच वाले पर। मैंने, हाँ, तो देखिए प्रोटॉन यहां पर आ गया, इसकी वजह से प्रभाव इस कार्बन की सेहत पे क्या असर पड़ेगा, पिंक एरो की वजह से पॉजिटिव चार्ज, इससे तुमने शेयर्ड बॉन्ड छीन लिया, तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना, प्राइमरी। अब मैं ब्लू एरो पे आती हूं, उससे क्या होगा, ये ब्लू एरो मतलब ये बॉन्ड शायद इधर जाता तो इस पे नेगेटिव चार्ज आता, इस पे नेगेटिव चार्ज आता तो प्रोटॉन को इस पे लगना पड़ता, प्रोटॉन को अगर इस पे लगना पड़ता तो ये क्या हो जाता, CH3 हैप्पी, लेकिन बीच वाले पे क्या आ जाता, पॉजिटिव। ये कौन सा कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी। एंड एज वी ऑल नो, अब तक तो खैर रट गया होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वाली साइड मेजर होगी 90% और ये मुश्किल से 10%। बाकी एनसीईआरटी में देख लेना 95% लिखा है कि 80% लिखा है, वोटेवर, ये बनेगा मेरा मेजर। अभी भी शांति तो नहीं पड़ी, कार्बोकेटाइन तो कार्बोकेटाइन ही है। तो अभी सॉल्यूशन में क्या घूम रहा है इसके साथ, जो इसका भाई टंगा हुआ था Br नेगेटिव, वो कौन सा स्टेबल है, अब यहां पे आएगा Br नेगेटिव। और अब आप मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं, वी आर मूविंग टू कंप्लीशन। तो मेरे को यहां एक प्रोडक्ट तो बच्चों मिला 2 ब्रोमोप्रोपेन, और एक प्रोडक्ट इधर के हिसाब से क्या मिला, 1 ब्रोमोप्रोपेन। बट मेजर कौन सा होगा, मेजर होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें बनने वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। दिस इज मैकेनिज्म 2 स्टेप। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थ्रू आउट लाइफ 2 स्टेप ही होगा। अब एक बार अगर कार्बोकेटाइन बन गया तो फिर तो चैप्टर खुल गया पूरा, शिफ्ट्स, रीअरेंजमेंट्स, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, वी विल स्टार्ट दैट। उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए, अब मैं वाटर ले आऊंगी तो भी सेम होगा, H+ से स्टार्ट होगा, जहां Br लगा रहे हो वहां OH लगाओगे, मैं HCN ले आऊं तो भी सेम होगा, मैं दुनिया की कोई चीज उठा के ले आऊं अनसिमेट्रिकल, पहले इलेक्ट्रोफाइल लगा दो उसके बाद न्यूक्लियोफाइल। यस, स्टेबल कार्बोकेटाइन ढूंढ के, अगर उसमें कोई शिफ्टों की पॉसिबिलिटी है वो देख के चुपचाप न्यूक्लियोफाइल लगा दो, बस अब यही प्रैक्टिस लेके आई हूं, देखते हैं कितनी देर लगती है। अब मेरे साथ साथ करते जाएंगे, इसके नोट करने के लिए मैं वेट नहीं करूंगी।
आप मेरे को HBr और HI से इन दोनों का प्रोडक्ट दीजिए, अपनी कॉपी में बनाइए, मैं अगली स्लाइड पे जाऊं। मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। ठीक है, ऐसे ही इसका मैं पहले कार्बोकेटाइन बनाना पसंद करूंगी, बाद में मैं मेजर प्रोडक्ट की बात करूंगी। इतना तो आपको सबको पता चल गया कि टर्मिनल वाला कार्बोकेटाइन तो क्या ही स्टेबल होगा, अंदर वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। अब इसके अंदर मुझे दिखाई देता है शिफ्ट, तो यहां अगर देखो तो मैं हाइड्राइड रहूंगी। क्यों इंटरेस्टेड रहूंगी? क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से मैं टर्शरी में पहुंच सकती हूं अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो। पुट अ चेक, जो लोग ना समझ पाए हो ये कैसे कर दिया। अगर तुम लोग डायरेक्ट कर रहे होते तो शायद यहां पर तुमने आयोडीन लगा दिया होता और यहां पर H लगा दिया होता। बस इसी गलती से बचना है। हमेशा मैकेनिस्टिक अप्रोच उठाइए, कितना भी इजी लगे, कितने भी कॉन्फिडेंट हो, गलत होने में देर नहीं लगती। तो मैंने पहले कार्बोकेटाइन बनाना सही समझा, उसके बाद मैं यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट खोज रही हूं और मुझे दिख रहा है हो भी जाएगी। लास्ट क्लास में जो भी लोग थे उन सबको ये शिफ्ट आ गई होगी। किसी को नहीं आई, क्लास के बाद रुक जाओ, मैं करा दूंगी। ये बना टर्शरी कार्बोकेटाइन और इसके बाद आप आयोडीन लगा दीजिए मेरे साथ साथ। यहां पर आयोडीन लगा दीजिए। दिस। अब मैं पिछली स्लाइड पे दोबारा जा रही हूं कुछ दिखाने के लिए। पहले मेरे को इतना इंश्योर करना था कि आपको आ गया। अब जब मैं इस पे आई हूं तो मेरे को एक छोटी सी चीज आप लोगों से दिखवानी है। हैव अ लुक, बिफोर एंड आफ्टर देखो दोबारा। जैसे आपने लास्ट एलिमिनेशन जो किया उसमें देखा, एक सेटजेफ प्रोडक्ट होता है, एक हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। इनमें भी प्रोडक्ट्स के नाम देखे गए जिन साइंटिस्ट ने इन मैकेनिज्म्स पे काम किया। आप देखिए, बिफोर वाला एल्कीन देख रहे हैं और आफ्टर वाला मेजर प्रोडक्ट। आप मुझे बताइए H किसके पास गया? डबल बॉन्ड वाले कौन से कार्बन के पास गया? इफ देयर इज नो कलर, इस कार्बन के पास गया कि इस कार्बन के पास? अब वही बात है, मैं राइट लेफ्ट बोलूं, रेड ब्लू बोलूं, उसके टर्मिनल भी रुको आ रही हूं, उसके बजाय साइंटिस्ट ने क्या बात पकड़ी वो सुनिएगा। जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा थे उसी के पास इलेक्ट्रोफाइल गया। चेक करिए पहले, मैं गलत तो नहीं बोल रही, मेजर प्रोडक्ट की बात कर रही हूं। जिस कार्बन के पास, हमेशा तो टर्मिनल मिलेगा नहीं ना, मैंने चारों केसेस नॉन टर्मिनल के दे दिए और चार में कंपेयर करा दिया, क्या करोगे? तो वी नीड सम स्पेसिफिकेशन। जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा उसके पास ही जुड़ेगा। I hope you people know I'm referring electrophile to this. Why? Because I have to cover lots of reaction under this one mechanism. So it means rich becomes richer. जो रिच है वो ही रिचर है, और ये स्लोगन मेरा दिया हुआ नहीं है, सो डोंट गेट इंप्रेस्ड बाय मी हियर। इट इज गिवन बाय साइंटिस्ट मार्कोनिकोव। तो ये मार्कोनिकोव का रूल नहीं है ये, सॉरी, मार्कोनिकोव ने कहा हर वो प्रोडक्ट जिसमें आपको रिच बिकम्स रिचर मिले, उस प्रोडक्ट को आज के बाद नाम दीजिए मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। सिर्फ उसी प्रोडक्ट को ये नाम दीजिएगा। और स्कूल में अगर आप हैं तो आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय मार्कोनिकोव रूल? इफ इलेक्ट्रोफाइल इज एडिंग टू दैट कार्बन जिसपे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, उसको कहते हैं हम मार्कोनिकोव रूल। उस स्पीशीज ने फॉलो किया। तो अब से आज, अब मेरे को जब आप प्रोडक्ट दोगे, मैं आपसे पूछूंगी तो आप मेरे को जवाब दोगे इस वाले में तो मार्कोनिकोव ही मेजर बनेगा। इससे उल्टा जब हो रहा है तो उसको क्या देंगे? एंटी मार्कोनिकोव। ये 12 तक चलेगी, एंड तक, एंड तक की ऑर्गेनिक जो है उसमें अब ये मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, सेटजेफ और हॉफमैन चलेंगे, बहुत पॉपुलरली चलेंगे। तो ये कोई रूल नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा, नहीं। आपको प्रोडक्ट तो कार्बोकेटाइन से ही बताना है, लेकिन आपको ये देखना है क्या मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकोव वाला बना या एंटी मार्कोनिकोव वाला बना या कोई और ही बन गया तीसरा। वो अब मैं अगली स्लाइड पे पूछूंगी जो आपने मेरे साथ प्रोडक्ट बनाए वो कौन से वाले हैं। आई होप मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव नोट हो गया। तो आपने जो दो अभी प्रोडक्ट मेरे को बना के दिए उसमें आप लोग मेरे को बताइए फर्स्ट केस में जो है
वो मार्कोनिकोव बना था कि एंटी मार्कोनिकोव बना था? तो लिख लीजिए, ये मैं तो एमपी लिखूंगी, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, बस आप लोग अपने हिसाब से जो मर्जी लिख लीजिए। ये मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बना। नीचे वाले में नंबर 2 में प्रज्ञा, कोपल, दीपाली, क्या बना? चेक, रिच बिकम्स रिचर हुआ है। बिफोर एंड आफ्टर देखना भी अब मेरे को सीखना पड़ेगा। ये था बेटा बिफोर और ये है आफ्टर। ना ये मार्कोनिकोव कह सकते हो ना ये एंटी मार्कोनिकोव, क्योंकि एक इस पर तो एच जाके जुड़ा, कह सकते थे फिर तो हम, कहने को तो मार्कोनिकोव से शुरुआत हुई, लेकिन दूसरा इस पे तो नहीं जुड़ा ना। दूसरा किस पे जाके जुड़ा? इस पे। मार्कोनिकोव कहता है जहां पर पाई बॉन्ड लगा है उसमें से वो कार्बन जो रिच है उसी के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जाए और वो कार्बन जो पुअर है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जाए, तो आप इसको मार्कोनिकोव कह सकते हो। लेकिन इतना थोड़ा बहुत रूल को हम भी ब्रेक कर लेंगे। हम इसको अपनी समझ और आपकी समझ के लिए कह सकते हैं मार्कोनिकोव रूल से ही आया है। वो बात अलग है, बीच में कार्बोकेटाइन आ गया, शिफ्ट हो गई, बट एग्जैक्टली मार्कोनिकोव प्रोडक्ट तो नहीं है। बट मार्कोनिकोव फॉलो तो हुआ है, कोशिश तो हुई थी। सो ये थोड़ा सा वही ग्रे एरिया सा हो गया। आप कहोगे तो हम कहेंगे देखा गलत कर दिया, और हम कह देंगे जैसे आईयूपीएससी में हुआ था, आपको हम आईएसओ बोलने नहीं देते और हम खुद आईएसओ ले आते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ ग्रे एरिया, जहां आपको 4 ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा कि भाई आप इसको मार्कोनिकोव में ऑप्शन ही ये दे रहे हो तो फिर मेरे को मार्कोनिकोव ये चूज करना होगा। तो यस, वी आर फॉलोइंग मार्कोनिकोव, बट बीच में कार्बोकेटाइन आ गया तो काहे का मार्कोनिकोव? फिर तो एक इस पे पहले वाले पे जुड़ा, एक तीसरे पे, फर्स्ट और थर्ड पे जुड़ने की तो बात ही नहीं थी मार्कोनिकोव की लाइफ में। तो हाउ कैन आई से इट मार्कोनिकोव? ठीक है, अब आगे आगे चलते हैं। अब ये दोनों क्लियर हो गए, ये तो पहले ही क्लियर थे। खैर, अब थोड़ी और प्रैक्टिस, उसके बाद सोचेंगे तुम लोग इस लायक हुए हो कि मैं अगले मैकेनिज्म पे जाऊं या इस पे और प्रैक्टिस करनी है। यू विल डिसाइड। हाँ देंगे, डिलोकलाइज होगा, बहुत बढ़िया, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन गया। हाँ, वो तो स्टेबिलिटी के लिए हुआ ना। यहां पर तुमने कार्बोकेटाइन बनाया और यहाँ CH3, वो 3 जगह तो आएगा बेटा, वो तो डीलोकलाइज होकर आएगा। वो तो पिछले में हाइपर कॉन्जुगेशन से भी आ रहा था। वो तो वो कोई पॉजिटिव चार्ज पूरा पूरा थोड़ी गया। ठीक है, तो Br तो इसमें यही लगेगा। तो ये मार्कोनिकोव है कि एंटी मार्कोनिकोव है, बस ये पूछना है मेरे को। इट इज मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनिकोव भी 1, 2, 3, 5% बन जाएगा। मैं वो बना नहीं रही, बट कई बार आपको माइनर प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है। तो दिस इज मेजर। नवनीत क्लियर हो गया बच्चे? आप भी डाउट सेशन में मेरे को तो नहीं दिख रहे रेगुलर। इससे पहले कोई क्लास होती है? अच्छा, आज भी पिछली क्लास में बात हुई तो थी। ट्यूसडे ऑल्टरनेट पे आ जाओ कोई टाइम निकाल के, बट डाउट्स लो। ये 12th क्लास चल रही है जी। हाँ, ये पिछली क्लास से तुम लोग पूछ रहे हो और मैं अवॉइड कर रही हूँ। जब मैंने Br2 का एडिशन दिया था, आप लोगों ने बेंजीन बेंजीन बोला था। आज की क्लास में एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है नदीश, लास्ट क्लास में मैंने इग्नोर किया था। आज की क्लास में मैं एल्कीन हाइड्रोकार्बन की बैकबोन नहीं कर रही हूँ, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन कर रही हूँ। कोशिश करना इधर उधर के सवाल आज के लिए रोक लेना, कहीं नोट कर लेना, दोबारा पूछ लेना। आज मेरी क्लास 12th की पूरी ऑर्गेनिक की बैकबोन चल रही है। ठीक है, तो पिछली और आज की क्लास इज ऑल वी हैव टू डू इन क्लास 12th। बस क्लास 12th में यही करना है, इसीलिए क्लास 12th की ऑर्गेनिक हमें इतना कम टाइम लेती है करने में, जितना मैंने इसमें लगा दिया। 2 महीने से ऑर्गेनिक की चल रही है, 2 चैप्टर, और क्लास 12th के 4 चैप्टर पूरे 2 महीना भी नहीं लेते। व्हाई? बिकॉज वी आर डूइंग इट हियर। आज कोशिश करना क्रॉस क्वेश्चन थोड़े से रोक लेना इधर उधर के। अब मैं HCl पे आती हूं। किसी ने बना लिया हो तो मुझे सजेस्ट करो। फिनाइल शिफ्ट, बस मेरे लिए इतना सुनना ही बहुत था। फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा। शुरुआत तो मार्कोनिकोव तरीके से ही हुई, बट यहां जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो होगा सेकेंडरी। और मुझे पता है मिथाइल और फिनाइल, जब मेरे पास 2-2 ऑप्शन होते हैं, प्रेफर्ड होती है हमेशा फिनाइल शिफ्ट। और इस वजह से यहां बना कार्बोकेटाइन, एंड देन आई विल गेट Cl कहां लगेगा वो आप लोगों को दिख ही रहा है। कर लीजिए इसको मेरे साथ साथ कंप्लीट। तो एक बार सारी शिफ्ट्स दिखा देनी थी कि आप, अब मेरी हिम्मत हो गई, आज मैं सीधे फिनाइल शिफ्ट ले लूं, क्योंकि जिसने लास्ट क्लास में मिथाइल
हाइड्राइड और फिनाइल कर लिया, उसको सीधे मैं फिनाइल शिफ्ट पे ला सकती हूँ, मेरे को मिथाइल का स्टेप पकड़ने की जरूरत नहीं थी। असली बात इसी में पता लग गई, मिथाइल और फिनाइल के होते हुए आपने फिनाइल शिफ्ट किया, मतलब मैसेजेस कन्वेड क्लियरली। यही सेम रिएक्शन, सब कुछ सेम, वही HBr, वही एल्कीन को अगर मैं देती हूं, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। मैंने यूजुअली परऑक्साइड फ्री रेडिकल को इनिशिएट करता है। मैंने शायद ये भी बताया होगा, जैसे पारस याद दिला रहा है कि O के पाई बॉन्ड को होमोलिटिकली फिशन किया, दोनों साइड एक एक रेडिकल आ जाता है। चलिए, उस दिन तो मैंने वैसे ही लिखवा दिया क्योंकि मुझे पता है आगे आना है। आज वो चीज आगे आनी, उस दिन किसी ने नहीं लिखा या मैंने नहीं बताया, तो अब सुनिए। परऑक्साइड आते ही मामला बदल जाता है, क्योंकि हमें कहीं हल्का फुल्का पहले बताया भी जा चुका है, परऑक्साइड इज रेडिकल इनिशिएटर। आपने जैसे ही परऑक्साइड सॉल्यूशन में डाल दिया, तो उसका तो अपना ही एक इफेक्ट लेके वो आ जाएगा। साइड में रखो अपने मैकेनिज्म को, स्टेप 1 स्टेप 2। आप HBr के साथ जब परऑक्साइड डाल देते हो, इट इज गोइंग टू रूल। हाउ इट इज गोइंग टू रूल? इस इफेक्ट को खराश इफेक्ट कहते हैं, राइट? एनसीईआरटी में बोल्ड में दिए, आपसे मार्कोनिकोव इफेक्ट और खराश इफेक्ट इकट्ठा कंपेयर करने को कहा जा सकता है, मैं भी करवाऊंगी। तो परऑक्साइड क्या होता है जनरली? हर आज परऑक्साइड का वो डिटेल ले लीजिए जो क्लास 12th में भी इसके आगे कुछ नहीं आएगा, मतलब क्लोज कर रहे हैं परऑक्साइड को फॉर कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। परऑक्साइड का मतलब होता है जहां पर आप ये देखते हो, दो ऑक्सीजन के बीच बना हुआ सिंगल बॉन्ड। हम रेडॉक्स में देख चुके हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के दौरान। अगर कहीं पर परऑक्साइड है तो वो होमोलिटिक फिशन के लिए ही बना है। जब वो होमोलिटिक फिशन के लिए बना है, ऐसा कुछ कुछ हम बहुत जगह देख चुके हैं, बट एनीवेज, कार्बन डाइऑक्साइड नाम का एक बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप बैठा है जो नेचर में इतना स्टेबल है। ग्रीन हाउस गैसेस की सबसे बड़ी वजह है इसका हम कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ प्लांट्स हैं जो इसको बिजी कर पाते हैं या कन्वर्ट कर पाते हैं। इसके अंदर से दो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे, होमोलिटिकली फिशन हुआ इस बॉन्ड का, इस बॉन्ड का। एट द एंड मेरे पास क्या बचेगा? फ्री रेडिकल। इसको मैं अभी मत करिए, इसको मैं नीचे मैकेनिज्म में दिखाऊंगी ये सारे एरोस को। ये तो मैंने वैसे बता दिया कि लंबा याद रहे। तो जैसे ही परऑक्साइड आएगा, सारा मैकेनिज्म उल्टा पुल्टा हो गया। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, कोई पूछे ना, मैंने एडिशन ऑफ एल्कीन पे तुमसे क्वेश्चन पूछना है, परऑक्साइड इफेक्ट से पूछूं कि मार्कोनिकोव, प्लीज परऑक्साइड बोल देना। मार्कोनिकोव बोल दिया तो भूखे शेर के आगे बकरी आ गई बेटा, क्या नहीं तुमको शिफ्ट्स, एक्सपेंशन और क्या क्या करा देंगे। जहां कार्बोकैटायन आ रहा है, तुम किसी ऑर्गेनिक स्पेशलाइज्ड बंदे के आगे खड़े नहीं हो सकते। लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा? आंख बंद करके परऑक्साइड ने ऐसा मैकेनिज्म शिफ्ट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एंटी मार्कोनिकोव ही इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, लाइफ में कोई और नहीं बनेगा, कभी कोई एक्सेप्शन नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर स्पेशल। क्यों ऐसा क्या हो गया? पहले तो समझे व्हाट इज peroxide effect. Due to presence of peroxide, HBr gives anti-Markovnikov product as major product under the category of same reaction. What happens? ऐसा हुआ क्या? अब इसका मैकेनिज्म एडिशन के मैंने आपके मुंह से आज बुलवा दी। एक होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक होगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, 12th में आएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में। तो अब आपके पास जो मैकेनिज्म है, लिखिए मेरे साथ, परऑक्साइड इफेक्ट अगर लिख लिया हो जो मैंने ऊपर किया था। इस मैकेनिज्म में अगर मैं बात करूं तो ऐसा क्या हो गया, मेरे साथ साथ नोट करेंगे, मैं वेट नहीं करूंगी। जैसे ही परऑक्साइड आया, परऑक्साइड के आते ही एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म ही बदल गया। दैट इज नाउ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हो गया आपका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब फ्री रेडिकल में तो फिर 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। आई सजेस्ट उसमें ज्यादा लंबा मत घुसना, कंटेंट को पकड़ लेना, ठीक है? अब हमें पता है ये इनिशिएशन में हमेशा रेडिकल इनिशिएट होता है, बनता है। तो हैव अ लुक, जो मैं ऊपर बताने की कोशिश कर रही थी, परऑक्साइड का होमोलिटिक फिशन हुआ, इधर कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों निकल गए। तो वो जो रेडिकल था, लाइक दिस, दो बेंजीन के फ्री रेडिकल बन के खड़े हो गए। उन दो बेंजीन के फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल बोलूंगी अब तो इसको, इन दोनों फ्री रेडिकल को कुछ नहीं मिला, सामने मिला कौन? HBr, क्योंकि आपने HBr के साथ परऑक्साइड डाला था। इस HBr को देखते, अब आपको पता है एक बार फ्री रेडिकल आ गया तो फिर हमेशा फ्री रेडिकल आ गया, ठीक है? उस HBr को देखते ही
फिनाइल फ्री रेडिकल ने अपना एक वापस मांग लिया डॉट, माने एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी होमोलिटिकली क्लीव होना पड़ा, हेंस आई गेट ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। मैं इसे ब्रोमाइड नहीं बोल सकती, ब्रोमाइड के लिए Br पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो मेरे को ब्रोमीन फ्री रेडिकल मिल गया। तो फ्री रेडिकल बनने तक के स्टेप को मैंने इनिशिएशन में रखा। इसके बाद आ जाते हैं ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बनके क्या करेगा, वो सबसे बढ़िया टारगेट उसको मिला पड़ा, एक्सपोज्ड पाई बॉन्ड, तो वो गया पाई बॉन्ड के पास। यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रोपगेशन, ब्रोमाइड फ्री रेडिकल गया, बिल्कुल सेम लाइन पे हम चल रहे हैं। प्रोपगेशन के अंदर मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 किया, ये आपको मिलेगा, वेरीफाइड है ये बात, ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ है। अब एक बार देखना, एक बारी को पेन रोक देना, आगे का प्रोडक्ट तुम ही लोग लिखोगे। Br फ्री रेडिकल गया इसके पास, तो इसका होमोलिटिक फिशन हुआ बच्चों, किसी एक पे जुड़ेगा जाके। अब किस पे जोड़े जी, ए पे जोड़े कि बी पे जोड़े? तो मैं पहले जोड़ देती हूं बी पे। मैंने ब्रोमीन को बी वाले पे जोड़ा, तो ये रेडिकल अधूरा रह गया। कौन सा रेडिकल बना, प्राइमरी। फिर ए पे जोड़ दो, कुछ लोग कहते हैं जी ए पे जोड़ दो, जोड़ दिया ए पे ब्रोमीन को। फिर कौन सा रेडिकल बना, सेकेंडरी। वी ऑल नो कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी। बना दो प्रोडक्ट बस। अब अगला जो उसके साथ H फ्री रेडिकल था वो लौटेगा और बची हुई जगह वो लग जाएगा। बनाइए इसको, फिर पूछूंगी मार्कोनी को, वेंटी मार्कोनी को। स्टेप 2 का आप खुद बना रहे हो, H रेडिकल आके कहां जुड़ेगा। एक बार की गलती एक बच्चे की कॉपी में मुझे मिली थी, सब कुछ सही, बस स्टार्ट करना Br रेडिकल के बजाय H रेडिकल से कर दिया, सारा मामला उल्टा चला गया। उसका उल्टा क्या मतलब, मैकेनिज्म गलत चला गया। प्रोडक्ट की परवाह नहीं कर रही मैं मैकेनिज्म पढ़ा रही हूं। इस रिएक्शन की शुरुआत आप किस रेडिकल से करोगे, Br रेडिकल से, ना कि H रेडिकल से। मेक श्योर शुरुआत इससे होनी चाहिए। यहां पर फिर H रेडिकल आएगा। तो अब मेजर की साइड लिख दूं मैं, माइनर की साइड मैं नहीं लिख रही, वो आप कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर मैं मेजर की साइड आई तो मेरे पास मेजर प्रोडक्ट अब के क्या आया, 1 ब्रोमो। तो आई कैन से मुझे एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट जो है वो मेजर मिल गया। तो अब इसके नीचे आप लिख सकते हैं एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट विच इज मेजर। इसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है, माइनर इतना कम बनता है कि हम माइनर सुनते भी नहीं। ठीक है, बन तो सकता है, आई एम नॉट क्लेमिंग कि नहीं बन सकता, बन रहा होगा, रीजियो सिलेक्टिव है। मेजर इसके अंदर ये है हमेशा। और सबसे बड़ा फायदा, पहले इतना नोट कर लीजिए फिर आगे की बुलेट्स नोट कराऊं। इस मैकेनिज्म को लेके इंपॉर्टेंट बुलेट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो मैकेनिज्म मैंने कराया ये स्कूल पेपर में 2 नंबर का आता है, बड़ा कॉमनली आता है। जो दोनों मैकेनिज्म एनसीईआरटी के दोनों स्कूल पेपर्स में काफी पूछे जाते हैं, अक्सर चॉइस में। परऑक्साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ ही होता है। अगर आप HI और HCl ले आए और साथ में परऑक्साइड डाल दिया, परऑक्साइड इज अ शो पीस देयर। अब हम ले रहे थे बुलेट्स इसकी, और परऑक्साइड इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड विद HBr ओनली। अगर आपने HI और HCl लिया, आप दे लो परऑक्साइड किलो के भाव, कुछ नहीं होगा, रूटीन में जाएगा। मार्कोनी को वही वाला रूट जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। अगर आप HI और HCl के साथ परऑक्साइड डालते भी हो तो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। नो फ्री रेडिकल, नो एंटी मार्कोनिकोव कंफर्म्ड। जब मैं HBr और परऑक्साइड के साथ कर रही हूं उस दौरान कोई कार्बोकेटाइन बना नहीं, सो नो शिफ्ट्स, नो रीअरेंजमेंट्स। अब ऐसा क्या हो गया HBr के साथ जो कि आपने मैकेनिज्म बदल दिया, और HCl और HI के साथ आपने मैकेनिज्म नहीं बदला? उसे समझिए, डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, उसे बस समझिए। आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। HCl और HI जो हैं, आपने देखा पिछले स्लाइड पे मैंने स्टेप 1 और स्टेप 2 लिखवाया था, और कुछ सोच के कि इसको लिखेंगे, वो यही सोच के लिखवाया है कि जब हम HBr दे रहे थे तो उसके साथ जो रिएक्शन स्टेप 1 और स्टेप 2 था, दोनों एक्सोथर्मिक थे, दोनों में एनर्जी रिलीज हो रही थी, फेवरेबल थे। लेकिन HCl और HI के दौरान क्या हुआ, सेकेंड स्टेप एंडोथर्मिक हो गया, ह्यूज एनर्जी की डिमांड नहीं पूरी हुई, नॉट फेवरेबल,
मैकेनिज्म ही नहीं फॉलो हो पाया। तो वन ऑफ द स्टेप, सेकेंड स्टेप इज एंडोथर्मिक, इसीलिए इट इज नॉट फेवर्ड। इस पे मैं स्टार इसलिए लगा रही हूं, इसका थोड़ा सा डिटेल 12th में आएगा, विच इज लिटिल अर्ली। ठीक है, इस वाली बुलेट का कि HCl और HI में दोनों में क्या मुसीबत आ गई, इसका थोड़ा सा डिटेल आप एक्सपेक्ट करिए। या तो मेरी लास्ट क्लास में टाइम बचेगा तो बताऊंगी, थोड़ा सा 11th में बताने में दिक्कत है, क्योंकि आज मैं पहली बार ऐसा काम कर रही हूं कि मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव दोनों मैकेनिज्म एक ही दिन ले रही हूं। आज तक हमेशा मैंने ये किया कि पहले एक दिन मार्कोनिकोव लिया, बाकी सारा एल्कीन लिया, और अगले दिन एंटी मार्कोनिकोव लिया। तो since I am taking two mechanism in a day, I want to avoid this detail which is totally belong to class 12th. तो HCl और HI में क्या ऐसा कुछ और भी होता है जिसकी वजह से ये पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं दिखा पाए? We'll see later on. ठीक है, सो इसमें एक पॉइंट को मैं अभी यहां पर पेंडिंग में डाल रही हूं, सोच समझ के। क्लियर सबको? अब थोड़ी सी गलतियां करते हैं, जो जो हम भूलते हैं उस पर थोड़ी सी गलतियां करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। नोट हो गया ये बुलेट्स? अब आपको मैंने लाके दिया ये केस बिना पेरोक्साइड के, सिंपली मैं आपको HBr दे रही हूं। हाँ जी, यस। ओ ये कितना बड़ा काम है, उसने रास्ता ही बदल दिया। पेरोक्साइड का सिर्फ एक ही काम है, इट इज फ्री रेडिकल इनिशिएटर। आप जब पढ़ेंगे आज, अगर मैं पढ़ा पाई तो, पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या होता है? नहीं नहीं, रोजमर्रा की लाइफ में आम आदमी के लिए क्या होता है? पॉलीथीन। आम आदमी पॉलीथीन बोलता है, बस फर्क इतना है हम लोग उसको पॉलीइथीन बोल देते हैं। मतलब थोड़ा सा पढ़ ले तो लगता है ना, इसको पॉलीइथीन बोल देते हैं। पॉलीइथीन इज होल क्लास ऑफ प्लास्टिक, नॉट दैट पॉलीथीन जो रोज आप लेते हैं। ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स, ग्लास, कोम, टम्बलर, बकेट, ये सारा पॉलीइथीन है। इथीन है, इथीन ही चल रहा है। वहां पे भी आपको पेरोक्साइड डालना पड़ता है थोड़ा सा, ताकि पॉलीइथीन बन पाए। वो तभी बन पाता है जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो। अगर आप उसमें भी पेरोक्साइड नहीं डालेंगे तो आपका पॉलीथीन नहीं बनेगा। तो पेरोक्साइड का पूरी केमिस्ट्री, इवन इन एवरीडे लाइफ में भी अगर कोई रोल है तो वो फ्री रेडिकल क्रिएट करने का रोल है। ठीक है शौर्य? अब फटाफट आ जाइए बच्चों इस पे HBr। अकेला HBr दिया होता तो इस पे मैं एक ट्रिक क्वेश्चन डालूंगी, सोच समझ के करना मेरे साथ। अगर मैंने इसको HBr दिया तो कौन सा मैकेनिज्म होगा? ऑलवेज हैव हैबिट ऑफ राइटिंग मैकेनिज्म्स नेम, बहुत फायदा होगा, तो मैं लिख रही हूं यहां पर। इसका मैकेनिज्म होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पढ़े लिखे को पता चल जाएगा तुम रिएक्शन का नाम नहीं बोल रहे हो तो मैकेनिज्म का नाम बोल। तो सबसे पहले तो आपको पता है, आपने एक कार्बोकेटाइन बना दिया, किसी भी साइड बना सकते थे, यहां भी बना सकते थे, यहां भी। किसी को लगे यहां क्यों नहीं बनाया, वो बना के देख लेना। दोनों ही सेकेंडरी, आप कह सकते हो मैम ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। तो मैंने यहां क्यों बनाया कार्बोकेटाइन? मुझे यहां हाइड्राइड शिफ्ट नजर आ रही है, राइट? यहां से हुई हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट हुई तो यहां क्या आ गया? टर्शरी कार्बोकेटाइन। टर्शरी पे आके मुझे रुकना होता है, रुक गई। और अब के ब्रोमाइड लगेगा यहां। मेजर प्रोडक्ट दिख गया आपको? लेकिन अगर मैंने HBr के साथ ले लिया होता H2O2 तो क्या होता? फ्री रेडिकल बना दिया। एक बार फ्री रेडिकल बन गया, अब इसमें दोनों बनाने पड़ेंगे मेरे को। वहां तो मैंने दूसरा बनाया ही नहीं कि मैंने, अब मुझे पता है आप लोग कर लोगे। तो नवनीत देखना, अगर कुछ इशू आए मुझे बताना। यहां पर मैंने दोनों साइड में कहीं भी बना डाला, या तो रेडिकल मैं यहां बनाऊंगी, यहां रेडिकल मैं यहां बनाऊंगी। मुझे आप लोग बताइए दोनों सेकेंडरी फ्री रेडिकल में से कौन सा ज्यादा स्टेबल? क्यों? मैंने क्यों सेकेंड वाले को मोर स्टेबल लिखा है? गलत भी तो हो सकती हूँ, गलतियां तो कर ही रही हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन, साथ वाले अल्फा हाइड्रोजन गिनिए। इस पे अल्फा हाइड्रोजन 1 और 2, और इस पे कितने? 1 2 3। तो जिस पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, यही जीओसी में कराया। जीओसी में देखो तो हाइपर कॉन्जुगेशन को 2 लेक्चर लेने पड़ गए थे। मोर स्टेबल, तो उस वक्त का पेन आपको फायदा देगा कि हमने उस वक्त बहुत डिटेल में किया हुआ था। तो जब ये मोर स्टेबल है तो प्रोडक्ट देख लीजिए, क्योंकि रेडिकल के एडिशन में मेरे को याद है पहले Br रेडिकल ऐड करना है, बाद में H रेडिकल ऐड करना है। चेक, क्या दोनों के प्रोडक्ट सेम थे? क्या दोनों के प्रोडक्ट सेम थे? बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली, तभी तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं।
दोनों में प्रोडक्ट डिफरेंट था, एक में आपने HBr डाला, एक में आपने HBr विद H2O2 डाला, ठीक है मान्या? आईपीएसी नेम तो डिफरेंट है ही, प्रोडक्ट डिफरेंट है। मैंने उल्टा बोला? हो सकता है, लेट मी चेक, अगर मैंने उल्टा बोला तो स्लिप ऑफ टंग। दोनों के प्रोडक्ट जो हैं वो डिफरेंट होंगे। नोट हो गया सबके पास? एक चेक मेरी लेफ्ट साइड की रो दे, व्हाट इज द प्रोडक्ट इफ आई ऐड दिस? ऊपर वाला कि नीचे वाला? क्योंकि HCl के साथ H2O2 देता ही नहीं है। मैंने चाहे अभी बता दिए, मेरा चैप्टर टेस्ट है, बड़े दिन से मिस कर रही हूँ चैप्टर टेस्ट को, 2 फरवरी को। तुम लोग इसी को गलत करोगे। नहीं, मैं, मेरा पर्पस ही नहीं है ना आज, तो मेरे को अब टेस्ट आ रहा है, अब तो 2 फरवरी आ गई, तो उस दिन करवाऊंगी गलती। पॉइंट इज, अच्छी गलती करना बच्चों, ये गलती अच्छी नहीं है। आपसे शिफ्ट में गलती होती है, आपसे एक्सपेंशन में गलती होती है, एक स्टैंडर्ड की गलती है। ये गलती करने से बचना, ये बहुत बेसिक है। ये एनसीईआरटी का वो पैराग्राफ है जिसपे स्कूल में क्वेश्चंस आते हैं, ये मत करना अभी आप। तो हो जाएगा बच्चों ये वाला। तो इसी तरह से अब आपको बिफोर एंड आफ्टर, अच्छा ये भी लिख लो, ये तो एंटी मार्कोनिकोव लिख लो इसके नीचे, क्या है कि नहीं है? अच्छा, रिच बिकम्स रिचर का चांस ही नहीं है, एंटी मार्कोनिकोव मार्कोनिकोव एप्लीकेबल ही नहीं है, तो सिमेट्रिकल था, दोनों सी पर एक एक एच था। किसको रिच बताओगे, किसको पुअर बताओगे? तो यहां पर मैं नहीं लिख सकती एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, समझ गए मार्कोनिकोव किसको बोलते हैं? रिच बिकम्स रिचर को। जब और ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत पुराना है, 2013-14 की बात है। दिस वाज द, उसी के आसपास, दिस वाज द क्वेश्चन, मार्कोनिकोव एडिशन इज नॉट एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई जिसमें एल्कीन ही सिमेट्रिकल है, आप उस पे कहां से मार्कोनिकोव लगा लोगे? मार्कोनिकोव के लिए रिच बिकम्स रिचर तो बोलना पड़ेगा, दोनों ही कार्बन पे बराबर एच हैं, तो कौन सा रिच और कौन सा रिचर? तो मार्कोनिकोव एडिशन सिर्फ अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड्स पे ही एप्लीकेबल है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ अनसिमेट्रिकल पे एप्लीकेबल है। हो गया इतना बाल को? चलिए अब नोट, और मुझे बताओ, जैसे ही आप इधर देखते हो Br2, रिमेंबर मैंने पहले भी Br2 से रिएक्शन कराया, निहारिका, प्रीशा। Br2 के साथ मैंने क्या दिया था उस वक्त? एक अनसेचुरेशन का टेस्ट, लास्ट क्लास, ब्राउन कलर डीकलराइजेस, ऑरेंज, येलो, ब्राउन, CCl4 स्पेसिफिकली बोला था बच्चों, CCl4 याद रखना। CCl4 है तो ही ये टेस्ट है, वरना ये टेस्ट नहीं है, ठीक है? क्योंकि आगे ये आना था। अगर तुम एक पोलर सॉल्वेंट जैसा वाटर ले आते हो, तो यहाँ एक बारी को तो धोखा, ज्यादातर बच्चों की गलती क्या होती है, मैंने यहाँ बना रखा है उसे इग्नोर कर देना, पता नहीं क्या बना रखा है, मेरे नहीं समझ आ रहा अभी क्या बनाया। ज्यादातर बच्चे तो डबल बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ Br यहाँ Br, ये 12th के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि आपने तो बता ही रखा है Br2 आए, डबल बॉन्ड दिखे, तोड़ो, दोनों साइड Br लगा दो, बात तो सही है, बट भूल गए सॉल्वेंट का रोल, वो था Br2 विद CCl4। अगर तुम Br2 विद वाटर देते हो, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? HOBr। मैंने आपको सबसे पहली ट्रेनिंग पिछले मैकेनिज्म में क्या दी? इलेक्ट्रोफाइल सही ढूंढना आना चाहिए। आपसे गलती हम वो मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव वाली H2O2 वाली नहीं कराएंगे। ये है वो गलती जो जेईई और नीट का जेन्युइन बच्चा कर बैठता है, क्योंकि वो ये समझ लेता है जितना अब तक कर लिया, अरे आ गया मेरे को, अब तो कर दूंगा या कर दूंगी, इधर एच लगाना, इधर ये लगाना है, चल पड़े। तो सबसे पहले तो आपको देखना है इन दोनों का आपस में क्या होगा, HOBr। यहां पर एक पैराडॉक्स आने वाला है जो अनआंसर्ड है, अगर आप में से किसी ने पूछ लिया ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगी कि हो सकता है 2 महीने बाद आपको ये इशू आए। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ब्रोमीन? तो इसमें ललचाना मत, H आ रहा है और OBr लगा दूं कहीं पर, और खुद सोचो कि O और Br की साइज, इनकम्पैटिबिलिटी, बॉन्ड, एनीवेज कुछ भी मत सोचो, HOBr है तो हेलोजन। और अब आप पढ़ के आए हैं ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नहीं +7 भी पहुंचाई जा सकती है, तो अब उस चीज से तो ऊपर उठ गए होंगे आप। इट इज नॉट आयोनिक, इट इज पार्टिसिपेशन इन बॉन्ड फॉर्मेशन विद समबडी एल्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां से क्या निकला? Br पॉजिटिव। पिछले मैकेनिज्म से हो ही नहीं सकता था आप इसका जवाब दे पाओ जब तक आप इलेक्ट्रोफाइल सही नहीं चूज करते। तो जब मैंने आपको मैकेनिज्म पढ़ाया, पहला स्टेप वो जो ब्लू लाइन लंबी सी खींची थी कि सबका इलेक्ट्रोफाइल सही ढूंढोगे, तो इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या ढूंढा मैंने? Br। पहले उसे जोड़ना है, उसको जोड़ना है। अब मैंने क्या किया, मतलब मेरे को दिख ही रहा है, अंदाजा हो रहा है, फिर भी अभी आपके लिए पहला दिन है, तो मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करने की कोशिश की। आप मत करना, मैं इसे इरेज करूंगी,
मैंने डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करने की कोशिश की, क्या चार्ज आया? नेगेटिव, जिसके चक्कर में Br इसी पे जुड़ जाएगा। Br अगर इसी पे जुड़ जाएगा तो कार्बोकेटाइन ये बनेगा। ठीक है, मैं माइनर में उसको भी बना के रख लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने दूसरा एरो यूज किया। मैंने इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया, जिसकी वजह से इस पे क्या चार्ज आया? पॉजिटिव। इस पे क्या चार्ज आया? नेगेटिव। इस नेगेटिव के चक्कर में यहां से कौन उठ के गया इसके पास? Br पॉजिटिव। दैट्स वाई Br यहां लगा। तो ये जो एरोबाजी मैंने की है ना, ये एरोबाजी अब आपकी अपनी हैंड राइटिंग में आपकी कॉपी में होनी चाहिए, ताकि आप समझ सको वाई ब्रोमीन यहां लगाया और कार्बोकेटाइन यहां बनाया, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रोफाइल ही ब्रोमीन था। सेम गोज फॉर HOCl और HOBr की तरह जैसे किया। तो ये एरो आप अपनी कॉपी में खुद से बनाइए नीटली, ताकि आप अपने आप को समझा सकें कि Br2 होते हुए भी हमने ऐसा क्यों किया। अब सोचो कोई शिफ्ट है क्या? कार्बोकेटाइन बनता है तो पहले शिफ्ट, बस टर्शरी है, मेरे को क्यों ढूंढना? टर्शरी है तो मेरे को शांति करनी है, तो यहां पर Br और नदेश, पारस, अभय, यहां क्या लगेगा? OH। Br नहीं, यहां क्या लगेगा? OH। बट आई कैन नॉट रिमूव दिस पॉसिबिलिटी, थोड़ा सा ये भी बनेगा, Br और Br। ये क्लास 12th में आपको समस्या दे सकता है। 11th में तो हम नहीं देंगे डीपीपी में ये क्वेश्चन, पर 12th में आपको मिलेगा, ये भी बन सकता है। प्लीज राइट दिस एज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस एज मेजर प्रोडक्ट। जब जी ये वाला जो था, ये मार्कोनिकोव था कि एंटी मार्कोनिकोव? दिस वन, यस, लिखिए इसके नीचे, रिच बिकम्स रिचर। जिस पे H ज्यादा थे उसी पे इलेक्ट्रोफाइल यानी ब्रोमीन जाकर लगा। ये था आपका मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। अक्सर याद करते हैं रिच बिकम्स रिचर, जिस पे H ज्यादा थे उसी पे H लगा। इसमें कौन सा H लग रहा है मैम? भाई इलेक्ट्रोफाइल जिस पर लग रहा है वो अगर रिच है हाइड्रोजन में तो रिच बिकम्स रिचर एप्लीकेबल है। ठीक है, कान घुमा के पकड़ लो, बात तो एक ही है, चलेगा जिसको जैसे जमे। ये माइनर मैंने ऐसे बनाया कि ये भी तो हो सकता था, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी, Br2 है, डबल बॉन्ड को देख के थोड़ा बहुत Br तो ऐसा रहा होगा जो वाटर से रिएक्ट ना, और होता है, रहा क्या होगा? रहता है, जो इस डबल बॉन्ड को ऐसे भी तोड़ दे। वी कैन नॉट इग्नोर दिस, इसमें ये हमेशा साथ बनेगा, आपको बताया जा रहा है। क्यों बनेगा, थोड़ा क्यों बनेगा, ज्यादा क्यों बनेगा की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, टर्शरी पे नेगेटिव तो बहुत ही रेयर आएगा, कार्बोनाइन टर्शरी हाईली अनस्टेबल है। तो मतलब तुम ये कह रहे हो एक और माइनर? यस, वो तो है ही, एक्चुअली वो तो है ही है। ये उससे तो मैं, चलो मैं बना देती हूँ अगर, नहीं नहीं ठीक है, मैंने तो यहाँ पर नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स को थोड़ा बदल दिया। यस, वो वाला एंटी मार्कोनिकोव तो है ही है, क्यों नहीं है? तो एक मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, एक एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन आई कैन नॉट इग्नोर दिस, ये भी बनेगा। थोड़ा सा नोट हो जाए तो बताइएगा। चलिए, अब लास्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स पे आते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जैसे हमने एल्केन्स में पढ़ा, डिट्टो सेम। अगर आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हो किसी भी एल्कीन का, किसी भी एल्कीन का, उससे सिर्फ दो ही चीज बनती हैं। मैंने बैलेंसिंग शायद पूरी नहीं की, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ में हीट तो है ही, दे आर गुड फ्यूल्स, तो बैलेंसिंग कर लो वाटर की भी। कोई भी आप एल्कीन दो, फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गिव्स अस ओनली 3 प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड गुड अमाउंट ऑफ हीट, ज्यादातर केसेस में। तो इसे बैलेंस करके लिख लीजिएगा, ये तो वही सेम चीज है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने लिख दिया। अब आते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ टुडेज क्लास, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, जिसको आधा 11th में पढ़ा जाता है, आधा 12th में पढ़ा जाता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। आज का टारगेट यही है बस। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन इन 3 तरीकों से की जाती है, मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं इसको। कोल्ड और डाइल्यूट KMnO4, हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, और ओजोन।
इन 3 तरीकों से आप इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कर सकते हो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनने से बचा सकते हो, कुछ और बनता है। तो KMNO4 तो हमने रेडॉक्स में भी खूब पढ़ लिया, सब जगह पढ़ लिया, इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि मैंगनीज इसमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? बताइए प्रभव, जसकरण, सहज, अनुबल, प्रभनूर, मैंगनीज, बाकी लोग नहीं, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर मैंगनीज? अगर बता सको। मेरे को यहां तक सुन रहा है, तुम लोग जो विस्पर कर रहे हो यहां तक सुन रहा है 6 पता नहीं कहां से 6 आ रहा है, तो तुम दो बातें देखिए। +7, तो जिसका भी 6 आ रहा था अच्छा ही आ रहा था, ठीक ही है। एनीवेज बताइए, +7 ठीक है? तो इतनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जब होती है, वो स्पीशीज रेडी टू रिड्यूस इटसेल्फ, हेंस इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप ऑक्सीजन फुल सप्लाई देते हो, वो CO2 और वाटर ही बनाएगा। इवन बेंजोइक एसिड, थर्मोडायनेमिक्स हमने कितने कंबशन किए हैं, सबका CO2 H2O बनाया ना, चाहे वो बेंजीन था, चाहे वो बेंजोइक एसिड था, चाहे वो इथीन था, भरा पड़ा था थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा H में ये क्वेश्चंस। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन लीड्स टू ओनली 3 प्रोडक्ट, CO2 H2O। आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोकार्बन। अभी आप नाइट्रोजन वाले मत ले आइएगा, फिर आपको दिक्कत होगी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी तो आते हैं। सो अब मुझे इतना पता चल गया कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आपने देखा ऑर्गेनिक में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की क्लासिकल डेफिनेशन चल रही है। जो H दे दे वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो O दे दे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन की सप्लाई करने का काम करता है। अब एक एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें देखिए, मैंने जो पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिया, मैं कोल्ड डाइल्यूट KMNO4 पे स्टार्ट हो रही हूं। सबसे पहले कोई भी आप एल्कीन ले आइए, उसको कोल्ड, मैंने कोल्ड और डाइल्यूटेड दोनों लिखा है, आपको क्वेश्चन में कोई एक टर्म भी मिल सकती है, वन एज द सेम थिंग। कोल्ड KMNO4 जो है, आपने एक पिंक कलर की सोल्यूशन अपनी लाइफ में अपने चारों तरफ बहुत जगह देखी होगी। कहां देखी है? किसी ने देखा है पिंक कलर की सोल्यूशन कहीं पर? ए यार, रूह अफ़ज़ा एक, अभी तो तुम लोगों को खाने पीने की चीजें सूट करती है। स्विमिंग पूल में घुसने से पहले यूजुअली एक ट्रे रखी होती है, नहीं रखी होती तो बोलो उनको जहां आप जाते हो, अभी तो नहीं, जब भी कि पिंक कलर की एक सॉल्यूशन रखनी चाहिए। इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सबसे ज्यादा जर्म्स का सोर्स आपके घर में भी पैर होते हैं, आप बाहर से पैरों से ही जर्म्स लेके आते हैं। सो इट्स अ कल्चर एट लॉट ऑफ प्लेसेस कि शूज को बाहर ही उतार के आओ, बिकॉज यू आर कैरिंग जर्म्स। सो KMNO4 के अंदर अगर आप पैर डिप करते हैं तो आपके पैरों के थ्रू जो जर्म्स हैं वो वहीं पर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसको बहुत पुराने जमाने में लाल दवाई के नाम से जाना जाता था, और बहुत पुराने जमाने की बात कर रही हूँ, अब तो हम लोग ऐसा नहीं करते। फल और सब्जियों को इसी के अंदर डुबो के काफी देर तक रखा जाता था कि उसके ऊपर कुछ पेस्टिसाइड्स, कुछ भी चीज है तो वो इससे ऑक्सीडाइज होके रिमूव हो जाए, एस्केप कर जाए। तो KMNO4 का कलर होता है पिंक। अगर आप KMNO4 देते हो तो क्या होगा? वही काम जो Br2 देने से हुआ था CCl4 में। यहां पर पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों तरफ OH OH जुड़ जाएंगे और पिंक कलर इमीडिएटली डीकलराइजेस। इट इज अगेन अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, और इस टेस्ट का नाम बेयर्स रिएजेंट के नाम पे बेयर्स टेस्ट भी है। पिंक कलर के KMNO4 को बेयर्स रिएजेंट के नाम से जाना जाता है, और इस टेस्ट को बेयर्स टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी होगी जी। बेयर्स रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या चीज जुड़ रही है? OH। OH को क्या बोलते हो? हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्साइलेशन। लिखिए इसके नीचे, इट इज हाइड्रोक्साइलेशन। हो गया बच्चों? चलिए अब कुछ करते हैं आगे का। आगे का क्या? भी मैंने आपको कोल्ड से बता दिया, अब हम लेते हैं किससे? हॉट कॉन्सेंट्रेटेड से स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 आपको ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में बताया। एक बताया कोल्ड KMNO4, हो गया पीछे। अब दूसरा क्या आ गया? हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMNO4, कैटेगरी बी। कैटेगरी सी क्या है? ओजोन। तो कैटेगरी बी को पकड़ते हैं। अगर आप, अब देखना, मैंने जो भी केसेस शुरुआत में लिए सारे टर्मिनल एल्कीन के लिए हैं। मैं ये पार्ट जो अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे ना, 4 लाइनें लिख दी हैं बस, कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, एक आखिरी में दे दिया। वो 4 लाइनों को मेरे को कितनी स्लाइड्स लग गई वो देखिएगा, और ये आपके स्कूल लेवल के लिए है।
अगर आप हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 देते हैं, ये नेसेंट ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला है। इट इज नेसेंट ऑक्सीजन, जो मैंने यहां ब्रैकेट में लिखी, जो चीज रियल लाइफ में स्टेबल नहीं होती और मुझे पेपर पे लिखनी पड़ती है, एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन है। टर्मिनल एल्कीन देख रहे हैं, और ब्लू कलर से जो मैंने हाइड्रोजन बनाया उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे ही ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 आपने देखा, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहली बार आप देख रहे हो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड को भी कोई तोड़ पा रहा है। अभी तक मैंने कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड के होते हुए टूटते हुए नहीं देखा है, राइट। इसको भी क्लीव कर दिया। CC बॉन्ड क्लीव करना इज बिग आस्क। क्यों? क्योंकि CC बॉन्ड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड्स। तो ये उसको भी तोड़ रहा है, और बाकी बचे कार्बन, 2 टुकड़े कर दिए देखो मैंने इसके। तो पहले वाला टुकड़ा देखिए क्या है, यही है 3 कार्बन का। इस पहले वाले टुकड़े पे जहां पर भी आपने तोड़ा वहां पे नेसेंट ऑक्सीजन ही जाएगी, पहुंची वो रही है। तो देखना, इस कार्बन पे मैंने एक ऑक्सीजन जोड़ दी, नेसेंट ऑक्सीजन, और H तो इसके पास था ही, तो मैं लिख दूं क्या बना ये, एल्डिहाइड। इससे क्या बना, एल्डिहाइड। अब वो मैंने 3 कार्बन लिए थे तो प्रोपेनल बना, 5 लेती तो पेंटेनल बनता। दैट इज नॉट एट ऑल अ इशू हियर। एक अकेले कार्बन पे जब भी एक अकेला कार्बन, टर्मिनल अलग इसलिए लिए कि उसमें एक अकेला कार्बन बनेगा, एक अकेला कार्बन जब भी होगा उसका भविष्य एक ही ऑक्सीडेशन में, फॉर्मिक एसिड। Formic acid is so highly unstable, it immediately breaks into H2O or CO2. आपको दोनों तरीके से दिया जा सकता है, या किसी ऑप्शन में ये लिखा होगा, ये नहीं लिखा होगा तो ये लिखा होगा। आपको कभी भी बताना है सब्जेक्टिवली गो लाइक दिस, और ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन चूज करना है। प्लीज चूज दैट ऑप्शन जिसमें एसिड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दिया हो। दोनों ऑप्शन कभी नहीं मिल सकते, फिर वो मल्टीपल करेक्ट होगा, ठीक है। फॉर्मिक एसिड सिर्फ कॉपी में बना सकते हैं हम, नेचर में बनते ही वो इसके अंदर टूट जाता है। तो एक चीज याद करो, टर्मिनल एल्कीन से हमेशा एक साइड तो जो भी बन रहा है बन रहा है, दूसरी साइड एटलीस्ट टर्मिनल वाली साइड, कोने वाला कार्बन जो है उसका भविष्य तो यही है, CO2 और H2O। इसको ऑब्जर्व करो। तो फिर सवाल आता है, हम 2 टर्मिनल दे दे तो भी यही होगा? तो देखिए नीचे वाले को, और मुझे हेल्प करिए। अभी तो मैंने एक ही प्रोडक्ट लिखा है, ना दिख रहा हो तो मैं और ऊपर कर दूं, प्लीज मुझे बताइएगा। ये है मेरा केस, सेम वही हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 दिया, नेसेंट ऑक्सीजन दी, ये टूटेगा, ये भी टूटेगा। ऐसा नहीं कोई एक ही टूटेगा, दोनों टूटेंगे। तो बीच की कार्बन चेन देखो, गिनो मेरे साथ, 1 2 3 4। दोनों के कॉर्नर पे मैंने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। लेकिन यहां पर तो मैंने COOH लिखा है, यहां तो CHO होना चाहिए था। बिल्कुल सही। अब एक बार दोबारा देखिए, आप अभी CHO लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है उसके अंदर। अब मैं आपको एक रोड मैप समझाती हूँ, यहाँ पे समझिएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक, नहीं नहीं, पॉसिबल प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है, रुक जाओ। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन का रास्ता ट्रैक करोगे अगले साल, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा अगले साल का रोल है, तो आप देखोगे कोई भी चीज अगर ऑक्सीडाइज, कोई भी चीज मतलब क्लास 12 में मेनली जो है एल्कोहल, आप एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो उससे या तो एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है, कोई एक चीज बनती है। अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है तो रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन पे रुक नहीं पाता, अक्सर एल्डिहाइड पे नहीं रुक पाता। अगर आपने दे रखा है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, वो फर्दर किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एसिड में। एल्डिहाइड झेल ही नहीं सकता किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। तो यहां प्लीज इसको रब मत करिएगा, क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूं। जैसे आपने देखा फॉर्मिक एसिड का फ्यूचर क्या हुआ, ऑलवेज दिस। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड का फ्यूचर क्या होगा, ऑलवेज दिस, जो अब लिख रही हूं। लेकिन डायरेक्ट लिखती तो रट्टा होता, एल्डिहाइड बनेगा। क्यों मैं डायरेक्ट क्यों नहीं लिख सकती थी, क्यों मेरे को ये रोड मैप बताना पड़ा, वेट फॉर नेक्स्ट एग्जांपल, तब आपको पता चलेगा कि मेरे को मैं ये बच नहीं सकती थी, एल्डिहाइड बताए बिना सीधे एसिड नहीं बता पा सकती थी। तो अब आप फिर से आओ इस पे जो चल रहा था। आपको मैंने एक चीज पे ध्यान देने को कहा था, हाइड्रोजन पे। अब दोबारा ध्यान दीजिए, चेक, इसमें हाइड्रोजन कहां कहां है चेक करिए। डबल बॉन्ड पे ऑब्वियसली दोनों जगह है,
तो कुछ आपसे ऑब्जर्व करवाना है मेरे को, फिर इकट्ठा पूछूंगी। इसमें क्या हुआ बच्चों, फिर से ये टूटे दोनों। अब कि मैं इकट्ठा 2CO2 लिख दूं, उसका फ्यूचर तो मेरे को पता ही है, टर्मिनल वाले का क्या होना है, 2CO2 और 2H2O। वो तो फॉर्मिक एसिड तो टूट टाट के ये बन ही गया। बचा क्या, 4 कार्बन का बनाती, पहले यहां क्या लिखती, एल्डिहाइड, CHO CHO। बट क्योंकि मैं यहां पर एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके चली हूं, वो CHO किस में कन्वर्ट हो गया, COOH। किसी को डायरेक्ट लिखने में दिक्कत हो तो वैसे लिख सकते हैं जैसे मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल में लिखा था, इट इज टोटली योर चॉइस। बट एक बार लिख लीजिए, फिर टर्मिनल वालों को खत्म करें। आपका सवाल आए उससे पहले मेरे को ले आना चाहिए। चेक। अब इसमें क्या हो रहा है सुनिएगा, लिखने से पहले, क्योंकि कुछ अलग हो रहा है। ये गया तो एक तो फिक्स हो गई चीज, फॉर्मिक एसिड बना, वाया फॉर्मिक एसिड CO2 और H2O बना। बाकी बचे हुए हिस्से को अगर अब आप देखो तो मैं ऐसे लिख रही हूं, क्या इस पे H है, चेक कर लो आराम से, नहीं है। अगर H नहीं है और मैं इस पे डबल बॉन्ड O लगाऊं, क्या बनेगा, कीटोन जिद्दी होते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होते, कीटोन पे रिएक्शन रुक जाएगा। अगर मेरे को एक कीटोन ना एकोमोडेट करना होता तो मैं वो एल्डिहाइड वाला कॉन्सेप्ट लाती ना, सीधे एसिड रटाती तुमको। बट एनसीईआरटी ने 4 लाइनों में प्यार से लिख दिया है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड सॉरी डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बन जो होगा वो कीटोन बनाएगा, बस इतना लिख के चल पड़े हैं। जान खाओ अपने टीचर की, वो बताएगा। तो अब आप ये देखिए, इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, इधर भी कुछ लगा हुआ, इधर भी कुछ लगा हुआ, डबल बॉन्ड तो चलो है ही। तो ऐसे केस में मेरे को कहां रोक लगानी पड़ी, कीटोन पे। इसे जरा संभाल लीजिए और हाँ लिख लीजिए अपने लिए, कल को खुद ना कंफ्यूज हो। कीटोन आर स्टबर्न टू ऑक्सीडेशन, डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। कुछ भी वर्ड आपको पसंद आए लिख लीजिए, बच्चे स्टबर्न होते हैं, आप भी स्टबर्न लिख लो। लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। यस, नॉन टर्मिनल के लिए अगली स्लाइड है, पहले टर्मिनल संभाल लो। इसीलिए तो एक बार रिवाइज करो बच्चों, टर्मिनल पे क्या हुआ। टर्मिनल वाला जो कार्बन था वाया फॉर्मिक एसिड, वो कहां गया, CO2 और H2O। और जो नॉन टर्मिनल वाला था, अगर तो उस पे एक हाइड्रोजन था तो वो एल्डिहाइड के रास्ते से एसिड बनाएगा, और अगर उस पे हाइड्रोजन नहीं था तो वो कीटोन के रास्ते पे आके वहीं पर रुक जाएगा, एसिड नहीं बनाएगा। ये लंबी सी एक स्टेटमेंट के बजाय मेरे को 3 एग्जाम्पल देने ठीक लगे। ये स्टेटमेंट आपकी पर्सनल लेवल पे होनी चाहिए कि आपका अपना एनालिसिस कि भाई मेरे को ऐसे याद होता है अपनी भाषा में। ठीक है, आगे चलें बच्चों। सो अब नॉन टर्मिनल पे आ जाते हैं। नॉन टर्मिनल बहुत ही आसान है, वैसा ही है, कुछ खास नहीं है, बस उसमें फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा, बाकी सब कुछ सेम। उसके अंदर CO2 H2O नहीं बनेगा, बाकी सब कुछ सेम। तो अब करते हैं आपके साथ, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं ऐसा नॉन टर्मिनल एल्कीन लाई जिसमें दोनों कार्बन पे एक एक H है, तो एल्डिहाइड तो बनेगा रास्ते में, लेकिन उसका क्या हो जाएगा बच्चों, एसिड। तो चेक मैं क्या बना रही हूं, दोनों सेम ही बन गए। जो शेप मैं उधर रखती हूँ ना, मैं वही शेप इधर रखती हूँ कि आप देख के ना समझ सके। ठीक है, तो दोनों ही इथेनोइक एसिड बन गए, सेम प्रोडक्ट बन गए। अंजलि क्लियर हो रहा है, दोनों में ही अगर तुम देखो तो सेम एसिड बना। कनिका क्लियर, चेरी। अगला देखिए, अब ये ब्लू हाइड्रोजन नहीं, गेम बदलना है अगर बदलना है तो। चेक, ये तोड़ दूं, अरे यार सॉरी बच्चों। इससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड पहले तो, और एल्डिहाइड है तो उसने फ्यूचर में क्या बन जाना है, एसिड। लेकिन इसका क्या, कीटोन का कीटोन रहा। इसका बता दो बालको लास्ट, और फिर आगे चलें ओजोन पे। दोनों कीटोन होंगे क्योंकि मैंने एक साइड भी H नहीं छोड़ा। हाँ जी, सही मायने में कहो तो एक ही कीटोन बनेगा, दोनों कीटोन बने एंड बोथ आर आइडेंटिकल, तो यस आई गेट ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन मल्टीपल नंबर्स। चलिए, तो आपने ये वाला भी कर ही लिया जो आगे हमने किया, हॉट और कोल्ड वाला। अब आ जाते हैं हमारे पास सी ऑप्शन जो बचा था कंट्रोल्ड, उसमें देखिए इसका लंबा मेथड भी है जो मैं पहले आपको करा रही हूँ। लंबा क्या मतलब, स्टेप्स में
और इस पे आज तक भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि शॉर्टकट फेल हुआ। अगले स्लाइड पे इसका शॉर्टकट बताऊंगी प्रोडक्ट ढूंढने का, चाहे आपके स्कूल लेवल पे आए, चाहे जेई पे आए, नीट पे आए, चाहे एडवांस पे आए। आई सजेस्ट काइंडली पिक इट्स शॉर्टकट। शॉर्टकट में आपका टाइम बचेगा, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा, और बड़े बड़े खतरनाक स्ट्रक्चर मिलेंगे 12th में इस टॉपिक में। तो आपको शॉर्टकट से ही जाना चाहिए, अनलेस कोई जिद पे ना अड़ जाए कि नहीं मेरे को तो यही चाहिए। ऑक्सीडेशन विद ओजोन। ओजोन बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आता है। तो अगर अभी आप इसके नामकरण को समझ लीजिए और इसमें क्या होता है समझ लीजिए, फिर अगली स्लाइड से एग्जांपल्स होंगे आपके पास। मैंने इस शुरुआत में एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया ताकि आपको दिक्कत ना हो कि सिमेट्रिकल में तो ये बना रहे हो, अनसिमेट्रिकल में क्या। इस पूरे में देखो आप ओजोन देते हो, ओजोन इतना स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस पूरे डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। पूरे डबल बॉन्ड को तोड़ने का मतलब पाई के साथ सिग्मा भी तोड़ा, चलो वो तो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 ने भी तोड़ा, व्हाट्स न्यू। पूरा का पूरा ओजोन डबल बॉन्ड तोड़ के उसके दो टुकड़े नहीं करता, बीच में एक घर जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। देखिए जो दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए थे उसमें ओजोन कैसे घुस गया। एक ऑक्सीजन ऊपर, या आप ऊपर दो बना दीजिए, उल्टी झोपड़ी बना दीजिए, जैसे मर्जी आपको लगे, तो दो ऑक्सीजन नीचे। इस स्ट्रक्चर को, ये जो बन के आया घर जैसा स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, हट जैसा जो दिखाई दे रहा है, इसको ऑब्जेक्टिव्स में समटाइम पूछते हैं, ओजोनॉइड बोलते हैं। दिस इज ओजोनॉइड। ये जो ओजोनॉइड बना, इस ओजोनॉइड में इतना तो दिख रहा है कि कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है, क्या बना है, बन गया। अगर मैं इसको जिंक और वाटर दे दूं, जिंक का क्या टारगेट बताया वो आपको, उसकी लाइफ का एक ही मोटिव है, क्या? अरे कितनी बार बता लिया, जोर से बोल दो। उसको +2 बनना है बस, राइट। जिंक क्या करेगा, इसको देखते ही वो तो अपने लालच में आ गया, मेरे को क्या बनना है, +2। मुझे क्या चाहिए, एक ऑक्सीजन, ZNO बना के मैं तो बाहर निकलूं। इस जिंक की वजह से एक वाई फिशन, या कह लीजिए वाई फिशन कह लेते हैं, कुछ कुछ बुक्स में ट्री फिशन बोला हुआ है, पता नहीं पेड़ जैसा दिखता होगा, तो बुक्स ने अलग अलग नाम इसके दे रखे हैं, जैसे कि वाई फिशन या ट्री फिशन। फिशन मतलब बॉन्ड का टूटना। तो यहां पर ये 3 बॉन्ड टूटते हैं। ये लंबा मेथड है जो मेरे को एक बार जरूर दिखाना है, क्योंकि कहीं आप वर्स्ट फंसे तो आप इससे करो, बट शॉर्टकट से करवाऊंगी इसके बाद। देखो मैं 2 टुकड़े लिख रही हूं, एक बारी को यहां देख लेना, इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगी क्योंकि इसका ज्यादा काम आना नहीं है। CH2O एक टुकड़ा टूट के यहां ले आई, दूसरा टुकड़ा क्या है, ये जो ऑक्सीजन था ये किसके साथ चला गया, ये तो अपना काम खत्म करके चल पड़ा, जिंक ZNO। ये तो भूल जाओ इसको। अब सोचो, इस कार्बन की एक वैलेंसी खराब हुई थी, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खराब हुई थी, ऊपर वाले बॉन्ड में देखिए, ये कार्बन का तुम बॉन्ड तोड़ के ले गए, ये कार्बन का बॉन्ड तोड़ के ले गए, दोनों क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। सेम गोज फॉर दिस। अब देख के लग रहा है CH3CHO, ये तो एल्डिहाइड बन गया। ये क्या बना होगा, थोड़ा ढंग से खोल के लिख देती हूं, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। ये अगले साल बड़ा ग्रैंड होके आएगा एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रेपरेशंस में। तब आपको बताएंगे कि ओजोनोलिसिस अगर आप एल्कीन का करते हो तो एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, बट इट डजंट मीन कि इस साल नहीं है। आपकी एनसीईआरटी में भी काफी कवरेज है इसकी, 11th में भी। तो पहले तो समझिए इसमें हुआ क्या। ओजोन आया, उसने पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड तोड़ा, छोटा सा घर खुद का बनाया, जिंक की प्रेजेंस में वाई फिशन किया, और ऑलवेज एंड ऑलवेज इसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन्स बनते हैं। हो सकता है दोनों सेम बने, हो सकता है दोनों डिफरेंट बने, मैंने तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया इसलिए दोनों सेम बनने का सवाल नहीं था। इस पूरे मेथड को रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहा जाता है। इस पूरे मेथड को ओजोनोलिसिस के बजाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहा जाता है। ऑक्सीडेटिव किसको कहा जाता है, क्लास 12th। मैं खुद बहुत ललचा रही हूं मैं वो करा दूं, बट मैं नहीं कराऊंगी। क्लास 12th में आप देखेंगे, या जो एक्स्ट्रा एज के लिए जो 31 तारीख मैंने रखी हुई है, कुछ भी पेंडिंग होगा वो करने के लिए, उसके साथ देख लेंगे, डिपेंड्स। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ये होता है, ये इसका लंबा मेथड, आप ओजोनॉइड बनाओ, बॉन्ड फिशन करो, ये बॉन्ड बनाओ, वो बॉन्ड बनाओ। बट इस सारे को अगर नोट हो गया तो मैं शॉर्टकट पे शिफ्ट हूं। इस सारे को एक एक सिर्फ ये टीचर के लिए कंपल्शन सा हो जाता है बताना,
आपको कोई सब्जेक्टिवली स्कूल में कोई कहे शो हाउ, तो अदरवाइज इसके प्रोडक्ट्स के लिए आपको कभी बताने की जरूरत नहीं है। मैं अब उसको शॉर्टकट दे रही हूं, सिंपल शॉर्टकट, और बकायदा लिख के दे रही हूं कि हम शॉर्टकट दे रहे हैं। ये इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि हम शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस ओजोनोलिसिस, यानी अगर आपने ये दोनों चीजें देखी, आपको वो कोई फिशन दिखाने की जरूरत नहीं, कोई वो घर दिखाने की जरूरत नहीं। जहां डबल बॉन्ड है वहां तोड़ो और उसकी जगह डबल बॉन्ड ओ लगा दो। बस बड़े से बड़ा स्ट्रक्चर दे दूं मैं, छोटे से छोटा। अब देखिए मैं दोबारा कर रही हूं, जो लोग उस वक्त बोर्ड पे नहीं देख रहे थे। डबल बॉन्ड तोड़ के दो टुकड़े कर दो, CH3 CH, और दूसरा टुकड़ा क्या हो गया, CH2। जहां से आपने डबल बॉन्ड तोड़ा है उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। दिस इज व्हाट प्रोडक्ट इज। पिछले वाला सेम ही था, मैंने तब वो ओजोनॉइड और वो फिशन बना के दिया। अब मैंने बिना ओजोनॉइड बिना फिशन के आपको प्रोडक्ट दिए, बस प्रोडक्ट पहचानने आने चाहिए। CH3CO CHO क्या है, एसिटल्डिहाइड। प्रैक्टिस कॉमन नेम्स। ये क्या है, एसिटल्डिहाइड, और ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। देखो इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, इसके कितने टुकड़े होंगे। मैं अब इसका उल्टा क्वेश्चन भी पूछूंगी, अगर ये एल्डिहाइड और ये कीटोन बना तो बताओ पेरेंट एल्कीन कौन सा था। ये आपके क्लास 11th के स्कूल पेपर का क्वेश्चन है, तो उल्टा भी करना सीखना है। तो पहले तो मैं इनको तोड़ दूं, देखना मैं टुकड़े कैसे बना रही हूं। चेक, पहला टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ध्यान से देखो प्लीज, अभी लिखने के चक्कर में भूल मत जाओ। दूसरा टुकड़ा ध्यान से देखिए, ये कार्बन, ये कार्बन, क्या दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोजन है? क्यों है भाई, तीन ही तो बॉन्ड बने हुए हैं। तो वो हाइड्रोजन अपने दिमाग में रखिए, राइट। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O दोनों साइड, डाइअल बना, इथेन डाइअल। एंड एज आई सेड, काइंडली प्रैक्टिस कॉमन नेम्स। ये मैं तब भी बता चुकी हूं, ग्लायोक्सिल बोलते हैं इसको। ये क्या तुम्हारे पास एसीटोन। असली चीज इसमें दिखानी थी, जब दो साइड से बॉन्ड टूटता है तो डाइअल या डाइकीटो बन सकता है, दोनों साइड OO जुड़ेगा। तीसरा टुकड़ा कनिका, तीसरा टुकड़ा, नहीं तुम कुछ भी दे दो कॉमन नेम पे, तो मैंने जलील करना है लोगों को। चलो आईयूपीएससी नेम दे दो। क्या टाइम पे फोन बजाए ना, दो दो प्रेशर कैसे हैंडल होते हैं, एक टीचर का और एक फोन का। हाय हाय क्या करें, बेटा इधर आ जाओ। दो कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है, दो कार्बन का एल्डिहाइड इथेनल या एसिटल्डिहाइड। तो चेक, मैं बिल्कुल वैसे बना रही हूं सेगमेंट जैसे उधर बना हुआ है, ताकि आपको ये ना लगे हमें रटाने के लिए थोप दिया गया। दिस दो कार्बन का एल्डिहाइड आप चेक कर सकते हो ना, इसमें एसिड नहीं बनेगा कभी भी नहीं। सॉरी, मैंने अभी कौन सी ओजोनोलिसिस पढ़ाया तुमको, रिडक्टिव। दिस इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। उसमें जितने एल्डिहाइड बन रहे होंगे उसके एसिड बना देंगे क्लास 12th में। आज तो मेरे की घड़ी ने बता दिया कि मैं नहीं बता पाऊंगी जी। सबको तीन टुकड़े मिल गए, तीनों अलग हैं आपके, यानी अगर तीन टुकड़े मिल रहे हैं तो कितने बॉन्ड रहे होंगे, दो। क्लियर, नोट हो गया तो आगे चल सकती हूं। बस अब तो यही बचा है। बड़ा बेंजीन बेंजीन हो रहा था ना कल से, मैं जब ये स्लाइड्स बना रही थी मैं याद कर रही थी कि अब लूंगी बेंजीन, मेरे को बेंजीन बेंजीन बोल बोल के परेशान कर रखा था। क्विक, नंबर 3, आई एम वेटिंग। एक ही चीज ऑब्जर्व करनी होती है मुझको, सिर्फ H है ना, बस। तो अभी एल्डिहाइड बना देंगे, जब हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पे मौका लगेगा इसी एल्डिहाइड का एसिड बना देंगे और कोई फर्क नहीं होगा। तो देखना क्या बना, चेक, यही बना। अगले में भी बता दो, ये बड़ा अच्छा है। ना मैं तो ऐसा ही बनाऊंगी ताकि कल को आपको ये दिक्कत ना हो कि कैसे बन गया। आज तो लग रहा है आपको, बट कल को डाउट हो तो आप देख सकें क्या बन गया। आप यहां पर
मेरे को इसका IUPAC देंगे? डायल, प्रोपेन 1,3 डायल, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बेंजीन, पहले तो मैंने देखिए तोड़ के कैसे बनाया, दोनों साइड पर CHO CHO करना पड़ेगा, तो 3 ग्लाइऑक्सल बन गए। CHO CHO एक साथ हैं तो उसका कॉमन नेम है ग्लाइऑक्सल, तो यहां पर 3 ग्लाइऑक्सल बने। ओजोनोलिसिस से तीनों प्रोडक्ट सेम बनने का मतलब क्या? आपने जो भी चीज दी है निहायत सिमेट्रिकल है। यस, बेंजीन दिया है, यानी ओजोनोलिसिस के ओजोन की ताकत देखिए, उसने बेंजीन को भी जाके ऑक्सीडाइज कर दिया। मैंने हॉट KMnO4 से बेंजीन नहीं रिएक्ट कराया, करवा भी नहीं सकती थी क्योंकि रिएक्शन होता नहीं। हम अभी पढ़ रहे हैं कौन से रिएक्शन होते हैं, हम ये नहीं पढ़ रहे कौन से नहीं होते। बेंजीन अभी तक मैं ऑक्सीडाइज नहीं करा पाई थी कहीं पर भी, अब करा दिया। नोटेड? बताओ जी, जो ऊपर लिखा है क्या बनेगा? बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से। हाँ हाँ हाँ, हॉट KMnO4 नहीं दिया है मैंने, ओजोनोलिसिस दे रही हूं। एक साइड तो कुछ भी नहीं बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड होता है यार HCHO। तुम कंफ्यूज हो रहे हो। हॉट, हाँ अभी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस चल रहा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड जिंदा रहता है, इट एग्जिस्ट। हॉट KMnO4 में था कि एल्डिहाइड को एसिड कर देंगे, वो तो बीच में मेरे से फलक ने पूछ लिया था कि ये आगे रुक जाएगा तो नहीं, तो मैंने वो बात बोल दी थी। ओजोनोलिसिस में एक ही काम हो रहा है। यस, ये वाली जो अकेली सेगमेंट बची थी, अब उसको तो मेरे को यहाँ अब तो लिख देना चाहिए HCHO, ठीक है ना? अब तो समझ लोगे बच्चों, HCHO का मतलब ये अकेला कार्बन। अब उसके बाद तुमने यहां से तोड़ा और यहां से तोड़ा, तो देखो मैं तोड़ के टुकड़ा कैसे लिख रही हूं। अब क्या करूं? इधर CHO, इधर भी CHO, क्या बिग डील थी? वो ओजोनॉइड बनाते ना तो इसमें तो घर घर ही खेलते रह जाते, लिटरली बहुत सारे बनाने पड़ते, 3 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड, बहुत समस्या होती। अभी एक सेकंड, एक सेकंड, क्या चीज कह रहे हो? हाँ हाँ सॉरी, यहां भी लगेगा, व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली सॉरी। ये तुम लोगों की शक्लें देख के पता चल जाता मेरे से कोई गलती हुई है। चलिए, सो हो गया सबसे ये। अब इसके बाद जो तुमने फलक पूछा था, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा, वो क्लास 12th का हिस्सा है, मैं कत्ते 11th में नहीं लूंगी। जिसको ज्यादा खुजली हो रही हो वो क्लास के एंड में रुक के मेरे से पूछ सकता है या अलग से पूछ सकता है। मैं इसको 11th में गलती से भी नहीं लूंगी क्योंकि मेरे को 12th में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, आप मांगो या ना मांगो, मेरे को आपसे दोबारा मांगना है। तो जिस दिन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस आता है उस दिन मेरे को मजा आता है, बेटा तुम्हारी 11th निकलवाते हैं अब। तो मेरे को वो तरीका अच्छा लगता है चीज रिटेन करने का, जब आप 4 महीने पहले करी हुई चीज दोबारा बताओ, याद तब होती है। तो यहां पर मेरी आज की क्लास खत्म होती है। किसी को कोई डाउट हो? नहीं, एक पॉलीमराइजेशन रह गया, सॉरी बच्चों, पॉलीमराइजेशन नोट कर लो, सॉरी। हाँ जी, बोलो, क्या ऐड होता है? अरे कहाँ इतना इजीली कुछ ऐड हो रहा होता तो तुम्हें मेरी जरूरत थी क्या? चलो कुछ और सही। एक ये रिएक्शन है, इट इज नॉट एट ऑल गिवन इन योर एनसीईआरटी, ये 12th में कहीं भी एकदम से अचानक टपक पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको करा रही हूँ जेई नीट के लिए। अगर आप ये भी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ही है, मतलब इसमें हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं, सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन मतलब हाफ O2 दे रहे हैं, तो इससे साइक्लिक ईथर भी बन सकता है। अगर देखें तो ये क्या है? साइक्लिक ईथर। आइसोमेरिज्म में तो हमने बनाया लेकिन रिएक्शन में अब तक नहीं बनाया था। इसको कहते हैं इपॉक्साइड। इतनी टर्म के लिए इसकी नॉमेनक्लेचर में इसको इपॉक्साइड बोला जाता है। साइक्लिक ईथर को जनरली इपॉक्साइड बोलते हैं कॉमन नेमिंग में। लास्ट जो था ऑक्सीडेशन के बाद, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, मुझसे मिस हो रहा था। नहीं नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, थोड़ी देर और सब्र कर लो बस। ये क्या है बच्चों? इथीन, राइट? अगर इथीन को आप
1500 केल्विन और हीट का मतलब HNu होता है और HNu का मतलब फ्री रेडिकल, राइट। साथ में इसमें पेरोक्साइड वगैरह भी डाल देते हैं क्योंकि मेरे को फ्री रेडिकल इनिशिएट करना होता है। इससे क्या बनता है देखना। पहले आपका पिछले साल तक आपका क्लास 12th में एक चैप्टर था पॉलीमर्स, जिसके अंदर आप टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सब तरह के रबर्स, सारा कुछ पढ़ते थे। अब वो जेई नीट हर जगह से काट दिया गया इसी साल से। तो अब आपको पॉलीमराइजेशन चैप्टर ही नहीं पढ़ना, पूरा चैप्टर ही उड़ाया है। तो वहां पर ये डिटेल बताया करते थे, बट अब आपके लिए वो सिलेबस में नहीं है। तो जितना आपको समझने के लिए जरूरी है उतना बता रही हूँ। ये बॉन्ड ऐसे खुलगा, बिल्कुल ठीक है, क्लियर। रेडिकल बन गए दोनों साइड, होमोलिटिक फिशन दिख रही है। उसकी वजह से क्या हुआ होगा, ऐसे ही बहुत सारे इथीन होंगे और एक एक करके इथीन ऐसे जुड़ते जाएंगे एंड सो ऑन। चेक, बहुत सारे इथीन एक एक इसका मैकेनिज्म सिलेबस से कट गया है क्योंकि 12th के चैप्टर से पॉलीमर्स ही कट गया, वहां मैकेनिज्म एनसीईआरटी में था। तो एक एक करके इथीन ऐसे जुड़ते गए और 50,000 यूनिट्स इथीन की एक साथ आ गई। मतलब मॉलिक्यूलर मास इनका बहुत बड़ा होगा, मतलब 50,000, 10,000, 20,000 इतने इथीन एक साथ जुड़ेंगे। तो उसको नाम क्या दूंगी मैं? बहुत सारे इथीन, पॉलीइथीन। और यहां पर n लिख देते हैं। दिस n कैन बी एनी थाउजेंड्स, 500, 1000, 10,000, 20,000, डिपेंड्स आप कितना बना रहे हो। तो इस तरह से बनता है पॉलीइथीन। दिस पॉलीइथीन इज ऑल प्लास्टिक अराउंड यू, बी इट पैकिंग, बी इट प्लास्टिक बकेट्स, प्लास्टिक जितना भी आप यूज कर रहे हो जो रीमोल्ड हो जाता है, वो सारे प्लास्टिक्स आर पॉलीइथीन, इंक्लूडिंग दैट पॉलिथीन यू यूज टू कैरी एनीथिंग। जो कैरी करने के लिए पॉलिथीन यूज होता है, थोड़ा फर्क होता है, एक हाई डेंसिटी होता है, एक लो डेंसिटी, बट आपके सिलेबस से काट दिए गए इसलिए आपको नहीं पढ़ाएंगे। वरना हमें अनब्रेकेबल क्रॉकरी में क्या होता है, मिलामाइन, सारा कुछ हमें वो पढ़ाना पड़ता रहा है लास्ट ईयर्स तक। गाड़ियों की कोटिंग जो की जाती है, एंटी हीट कोटिंग, टेफ्लॉन। अब टेफ्लॉन वर्ड तो आप पेंट्स में भी सुनते हैं, धूप से बचाने के लिए, घर गर्म नहीं होगा, है बकवास बात वो कि घर गर्म नहीं होगा, आप टेफ्लॉन कोटिंग वाला पेंट लगवा लो। आजकल काफी ऐड आती है एशियन पेंट्स में, मतलब लिटरली आप टेफ्लॉन कोटिंग का पेंट लगा लो और घर गर्म नहीं होगा। ये यूज तो बकवास है, लेकिन कॉन्सेप्ट सही है कि टेफ्लॉन इज एंटी हीट। तो गाड़ियों के नीचे एक कोटिंग लगती है यूजुअली, अगर किसी को गाड़ियों में इंटरेस्ट हो उसको पता होगा, टेफ्लॉन कोटिंग लगवाते हैं सम पीपल, कि जमीन से आने वाली हीट से बची रहे गाड़ी। तो इस तरह के पॉलीमर सारे आपके सिलेबस का हिस्सा थे, कट गए। अब आप लोग मेरे को जो नीचे मैंने लास्ट बना रखा है, इसका नाम बता सकते हो? IUPAC नहीं, होल्ड इट। इतना कह सकती हूँ, विनाइल है, ये तो कह सकती हूँ विनाइल। विनाइल पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। तो विनाइल क्लोराइड इज इट्स कॉमन नेम। लेट मी राइट, विनाइल क्लोराइड इज इट्स कॉमन नेम। विनाइल क्लोराइड में भी यही पॉलीमराइजेशन होना शुरू हुआ। कैसे? चेक, खुलता गया बॉन्ड, सामने एक और विनाइल था, उसका भी पाई बॉन्ड टूट गया, एंड सो ऑन। ये काम चलता रहा। और ये यूनिट्स कितनी? n। ये कौन सा बन जाएगा पॉलीमर? देखिए, ये भी वही पॉली, ये दोनों आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, पॉली विनाइल क्लोराइड। पीवीसी कहाँ यूज होता है? पीवीसी पाइप्स। अच्छा, बस टीवी में जो ऐड आ जाए ना वो तो पता होती है, और कहाँ? पीवीसी के बारे में कुछ जानते हैं? कहाँ यूज होता है? पाइप्स में यूज होता है, एग्रीड। इंसुलेशन, वो ऐड सुनिए, वायर्स दैट डोंट कैच फायर। हाँ, ये वो है। अरे भाई, अक्षय कुमार की तो मुझे पता नहीं, इतना तो मेरे, अच्छा हाँ, वो कूद फांद वाली है ना, राइट, उसी की होगी, और किसकी होगी। चलिए, पीवीसी इज दैट कोटिंग जो आप वायर्स के ऊपर देखते हैं, विच इज समहाउ फायर रेजिस्टेंट, कह लीजिए, थोड़ा सा बियर कर पाती है। तो ये दो पॉलीमर्स आपके सिलेबस में थे।